जी। मधु जी। हाँ हाँ, एक सेकंड, वो बीच में कुछ आ गया था। आए हुए सभी मेंबर्स को और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को मधु जैन का बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले गणेश वंदना की आज्ञा दी गई है, तो मैं 2 लाइन गणेश जी को आह्वान करती हूँ। हंसते हंसते पूजो गजानन, रिद्धि सिद्धि राजा हो। सुंड सुंडालो कामण गारो, मारु देव विनायक हो। हंसते हंसते पूजो गजानन, रिद्धि सिद्धि राजा हो। सुंड सुंडालो कामण गारो, मारु देव गजानन हो। मारु देव गजानन हो। धन्यवाद मधु जी। गणेश जी का आह्वान, गणेश वंदना के बाद में सारे काम हमारे अपने आप शुरुआत गणेश जी की वंदना से करने से सारे काम अच्छे से निपट जाते हैं, ऐसी सबकी मानना है और ऐसा होता भी है। अब मैं आज के हमारे क्लब में, आज के सेमिनार में आए हुए हमारे क्लब के सदस्य हैं और हमारे जो कुछ गेस्ट भी हमारे जुड़े हैं, जैसे कि वैश्य फेडरेशन वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट प्रज्ञा जी झुंझुनवाला, महानगर प्रमुख केसरी ओम प्रकाश जी रावत, नव वर्ष संवर्धन समिति के प्रेसिडेंट श्री शैलेश पागड़ी जी और कर्नल वीके जेटली जी जो कि प्रोफेशनल्स फॉर इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजी है हमें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे सेमिनार का विषय कुछ अलग हटकर है, गर्भ संस्कार। कहते हैं ना कि बच्चा जब गर्भ में आता है तो वह माँ के संस्कार उसमें आते हैं। वह माँ किस प्रकार का खाना खाती है, उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, इसका बच्चे पर असर पड़ता है। बच्चे हमारे समाज की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो हम बीमारी से भी बचेंगे और समाज का उत्थान भी होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है कि किस प्रकार वह अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसने का तरीका सुन सका और उसकी बाद में उसकी माँ को नींद आ गई और वह चक्रव्यूह से निकलने का तरीका नहीं सुन सका। इस कारण महाभारत के युद्ध में वो मारा गया। अब मैं आज के स्पीकर, हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर हितेश जानी जी, जिनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिए की रोशनी दिखाने के बराबर है। लोकायुर्वेद वैद्य हितेश जानी पूर्व प्रिंसिपल और HOD पंचकर्म गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा दी गई एक अवधारणा है। इस विचार के साथ कि वैद्य की भूमिका न केवल इंसान को ठीक करने बल्कि समाज में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी है। वर्तमान में आप विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। प्राचीन विज्ञान के माध्यम से लोगों को बीमारी से स्वस्थ की ओर वापस लाने की मजबूत दृष्टि के साथ आप जामनगर में भारत के पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक चिकित्सक बन गए। लगभग 3 दशक से अधिक समय हो गया है जिसमें आपने शास्त्रीय आयुर्वेद के माध्यम से जीवन शैली संबंधी विकारों से पीड़ित हजारों रोगियों का इलाज किया है। 2007 में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में आपके योगदान के लिए आपको आयुर्वेद सिंगापुर के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। 2012 में गौ विज्ञान अनुसंधान के लिए स्वर्गीय मोरोपंत पिंगड़े गौ सेवा पुरस्कार,
2017 में गौ चतुर्मास पुरस्कार पूज्य शंकराचार्य जी राघवेश्वर भारती द्वारा सम्मानित किया गया। हम भाग्यशाली हैं कि वर्तमान युग में भी ऐसे दयालु और ज्ञानी वैद्य हैं जो इलाज के साथ साथ मानव कल्याण के लिए भी बहुत काम करते हैं। जामनगर यूनिवर्सिटी में लोग आपको आयुर्वेद का मूविंग इंसाइक्लोपीडिया कहकर बुलाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुर्वेद को एक वेलनेस मैनुअल के रूप में मजबूत करने के आपके प्रयास और आशावाद सराहनीय है। इसके अलावा आपने समाज को गौ विज्ञान और गर्भ विज्ञान जैसी अवधारणा दी है। डॉक्टर हितेश जानी, आज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। डॉक्टर साहब, अब ये मंच में आपके अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। अगर उनको कुछ स्क्रीन शेयर करना होगा तो शायद उनको होस्ट बनाना होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। कुछ आपको स्क्रीन शेयर करना है डॉक्टर साहब? शेयरिंग का मुझे पावर दीजिए, को-होस्ट बना दीजिए। को-होस्ट बनाना पड़ेगा। वो कर रहे हैं। इसमें ना स्क्रीन शेयर वो कर सकते हैं बिना होस्ट बनाए भी, मैंने भी चेक किया। तो आप उनको होस्ट मत बनाइए, नहीं तो उनकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबको हैंडल करने में। आप ही होस्ट रहिए, वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, अभी करता हूँ मैं। आपको दिखता है स्क्रीन मेरा? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है अभी? ओके, ओके, विजिबल ऑल एंड ऑडिबल। आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आपका आवाज नहीं आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। ओके, ठीक है। सभी को नमस्कार। और मेरा प्रेजेंटेशन भी दिखता होगा ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत लोगों ने मिलके ये प्रोग्राम के लिए बहुत तैयारी की है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि इस महान ज्ञान को आप सब लोगों के पास ले जाएंगे जिनके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान दिया है। ये वाकई में लायनेस भारत की शेरनी तो ऐसे ही होनी चाहिए। तो लायनेस क्लब, फिर महेश्वरी महिला मंडल, बहुत लोग हैं। मैं तो प्रज्ञा को जानता हूँ, और फिर हमारी कंचन जी ने मुझे मैसेज किया, मधु जी ने भी हमारे सामने गणेश स्तुति की। तो और लास्ट ईयर भी मैं मिला था आप लोगों से, तो बहुत कुछ परिचय रहा, अच्छा रहा। मैं ज़्यादा, मेरे लिए कंचन जी ने इतना बहुत बता दिया कि मैं इतना हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब लिविंग एनसाइक्लोपीडिया बोला है तो कुछ लाइव बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप सबसे इजाज़त चाहते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो, गर्भ संस्कार जो विषय है, एक संस्कार है और गर्भ है, दो विषय है। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है ये बताने का, कहने का, समझाने का और कई प्रैक्टिस का, तो ये मेरा दृष्टिकोण इसमें है वैज्ञानिक और राष्ट्रीय। ये कोई क्लिनिकल या प्रैक्टिस का विषय सिर्फ नहीं है। शायद हमारे जैसे वैद्यों के लिए ये होता है कि भाई चलो प्रैक्टिस में, और आप जैसे अभिभावक या ऐसे बेनिफिशियरीज या कपल के लिए तो थोड़ा उपयोगी है। लेकिन ये कुल मिला के हमारे ऋषि मुनियों ने जो विषय दिया, उसका जो मूल है वो वैज्ञानिक है, और वो भारत के संदर्भ में तो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का विषय नहीं है, वो एक व्यापक है। तो वो बात में बताते हुए इस विषय को आपको कैसे लेना है या मैं क्या रखना चाहता हूँ वो समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्लाइड मूव हो रही है ना कंचन जी? स्लाइड मूव हो रही है? हो रही है। हो रहे, ओके, ठीक है। हो रहे। हाँ, तो देखो,
सब पेरेंट्स है या जो कपल है, यंगस्टर्स है, जो शादी हुई है, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत गोरा, चिट्टा, सुंदर, शाना, बुद्धि वाला, IQ वाला ऐसा चाहिए। किसी को कोई मूर्ख, गंदा ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए, सबको तो अच्छा चाहिए, वो उनका राइट भी है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए और उनकी कोई विद्या है क्या कि जो बस पति पत्नी सम्मेलन करेंगे और बच्चा हो जाएगा? ऐसा ही एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया होते हुए भी इसमें कुछ एड ऑन या इसमें इंटरवेंशन हो सकता है क्या? जो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला, जो बताया, जो हम आज तक करते आए हैं, शायद पिछले 1000 साल से जो भूल गए हैं, लेकिन ये हम कर सकते हैं क्या? सबको अपना बेटा बेटी स्ट्रॉन्ग चाहिए, हेल्दी चाहिए, हैप्पी चाहिए, स्मार्ट चाहिए, ब्राइट चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, और कितने गुण। सबको ऐश्वर्या राय जैसी बेटी चाहिए, सबको सचिन जैसा मास्टर ब्लास्टर चाहिए, आइंस्टाइन जैसा IQ वाला बच्चा चाहिए, और शांत सौम्य। और आप तो व्यापारी हो तो आपको तो बहुत बड़ा बनिया चाहिए। तो हो सकता है, वो मिल सकता है, ये आपका राइट है, ये हमारा राइट है, और हमारा ये कर्तव्य भी है कि संसार को, सोसाइटी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना। तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि हम जो चाहें ऐसी संतति हम लाए अपने घर में? तो डिजायर चाइल्ड, मेरी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, मेरी परंपरा के अनुसार, माता पिता की चॉइस के अनुसार क्या बच्चा आ सकता है? हाँ, आ सकता है। लेकिन अभी में सांप्रत समय है, जो आपने अपने फ्लायर में, पोस्टर में भी लिखा है कि कोविड चल रहा है। कोविड के समय बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत डर होगा, या बहुत लोग प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, या प्लान है लेकिन वो गैप करना चाहते हैं, डर गए हैं, और कोई को मालूम नहीं लेकिन प्रेगनेंसी हो गई है। तो सबको लगता है कि क्या मेरा बेटा कब मेरे हाथ में आएगा, कब उसका जन्म होगा। प्रेगनेंसी के अंदर एक बड़ा स्ट्रेस है, और उसको कोविड नहीं होगा ना, मुझे कोविड नहीं होगा ना, ऐसी बातें बहुत सी चल रही है। दूसरा एक विषय, वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी हर प्रेग्नेंट लेडी को, और कुछ एडवाइजरी आती है, कुछ अलग आती है, थोड़े दिन के बाद बदल जाती है। कोई कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद बताएंगे, फिर बताया वो बाद में कि नहीं, अब वो एडवाइजरी विड्रॉ कर ली गई है, अब एडवाइजरी नहीं आएगी, आपको पहले 1 शॉट पहले लेना है, फिर 1.5 महीने के बाद लेना है, फिर बोलता कि नहीं 2.5 महीने के बाद लेना है, जिसको कोविड हो गया उसको नहीं लेना है। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ ख्यालात वैज्ञानिक जगत से आते हैं, तब बहुत दर्द होता है कि जिसको हम विज्ञान मान के चल रहे हैं, जिसको हम लेटेस्ट मानते हैं, जिसको हम अपडेट मानते हैं, वो कितना सीडो साइंस है, वो कितना गलत धारणाएं लेके दुनिया के ऊपर राज करने के लिए तुला है। और भारत के पास कोई ज्ञान नहीं था इसका, भारत इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। कुछ गाइडलाइन WHO देगी तभी हम जिंदा रहेंगे। हाथ कैसे धोना, पाँव कैसे धोना, खाना कैसे, जाना कैसे, स्नान कैसे करना, शादी में कितने लोग आने चाहिए, बच्चे कैसे पैदा करने चाहिए, ये क्या है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग, हमारी जो विरासत है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो ज्ञान का पक्ष है, वो हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ ऊपर वाला, सतह वाली बात को पकड़ के बैठ गए हैं। हमको लगता है यही सही है, ठीक है। लेकिन इस डर के माहौल में मैं आपको आश्वस्त करूं, हमारा भी ज्ञान कहता है और पश्चिम भी यही कहता है कि प्रेगनेंसी में कोई चिंता नहीं। कोई बेटे को, बच्चे को आपके अंदर जो पल रहा है या अभी जन्म होने वाला है, उनको कोविड नहीं होगा। और 8-9 केस आए गत साल, 29 केस इस साल में आए, लेकिन किसी को भी एक दिन में, 1 या 2 दिन के बाद कोविड उसका चला गया, बच्चे का। माता को कोविड था, बच्चे को नहीं हुआ। तो ये कोविड का रिस्क नहीं है। पहले तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी मुझे सुन रही है, वो चिंता मत करे सबसे पहले कि कोविड का रिस्क आपको भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कुदरत की प्रक्रिया के आप अभी वाहक हो कि आपका भी इम्यूनिटी का लेवल बहुत बड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा ही है कि लाइफ टू लिव, जो आने वाला बच्चा है वो जन्मे, वो पनपे, इस सृष्टि पे आए, ईश्वर की रचना है। तो उस ईश्वर की रचना में
प्राकृतिक इम्यूनिटी बड़ी रहती है, बनी रहती है, ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। तो वो प्रेग्नेंट लेडी को भी ठीक रखती है और अंदर जो बच्चा पल रहा है माँ के कुख में वो भी ठीक रहता है। तो उनको ये पूरा इंटरनेशनल रिसर्च पे, ये अभी तक का रिसर्च और हमारा प्राचीन संहिताओं का भी ज्ञान है, वो हमको कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। जितने भी इन्फेक्शन लगी हुई महिलाओं का रिपोर्ट हमने चेक किया है, मेरा तो अलग अलग सेमिनार होता है, उसमें हम प्रेग्नेंट लेडियों के ऊपर क्या हो रहा है उसका रिसर्च भी देखते हैं, बताते हैं। तो मैं तो अभी ये सोशल प्रोग्राम है, मैं तो इतना साइंटिफिक ये बात इसके बारे में सार्स कोविड के बारे में ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना ही है कि सगर्भावस्था में आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको टूल्स, आपको मीन्स मेथड्स, आपको जो जरिया और बताया जाएगा, आप और सक्षम होंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि आपकी जान में जान है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तो जिंदा दिल है, वो तो माँ बनने जा रही है, लेकिन आपको जो माँ बनाने वाला एक प्रक्रिया है वो एक जिंदा प्रक्रिया है। तो आपकी जान में भी जान है, तो वो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता मत करिए, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। मैंने आज सुबह प्रज्ञा जी को पूछा कि आपके इसमें प्रेग्नेंट लेडी होंगे या कौन कौन होंगे आज वेबिनार में, तो बताया कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडी भी होंगे, कपल्स भी होंगे, सीनियर सिटीजन भी होंगे, जिसकी बहू बेटियां शादी कर रही है, हो गई है, या प्लान कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो मैंने इस तरह से प्लान किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया शुरू में ही कि प्रेग्नेंट लेडी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुदरत की ऐसी प्रक्रिया की वाहक है। अभी उनको कुदरत बहुत हेल्प करती है। ये ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब विषय की भूमिका क्या है, ये क्यों विषय आपके सामने, कोविड को छोड़ दीजिए, लेकिन ये गर्भ संस्कार का विषय हावड़ा लायंस क्लब और मारवाड़ी समाज के इतनी बड़ी संगठनों ने ये क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है कि ये मेरे आपके सामने जो मैंने रखा है ना, CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और बर्थ डिफेक्ट की एक बड़ा डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो कहते हैं कि कुल मिला के हर साल 3 से 6% बच्चे वर्ल्ड में, ये अमेरिका का भी बात है, ये भारत की सिर्फ बात नहीं है, अमेरिका में भी जितनी डिलीवरी होती है, जितने बर्थ होते हैं, उसमें से 3 से 6, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6% बर्थ डिफेक्ट बच्चे जन्मते हैं। जन्म से ही उसको कुछ ना कुछ खामी है, जन्म से ही उसको कोई डिफेक्ट है, जन्म से ही समस्या है। माता पिता उसको देखते ही दुखी होते हैं कि बेटा मैं तेरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, या सेरेब्रल पाल्सी है, या मंदबुद्धिपन है, या कुछ फिजिकल अनफिटनेस है। तो ऐसी 3 to 6% अनफिट या डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट है, ये इसको तो रोकना ही पड़ेगा। अमेरिका जैसा धनाढ्य कंट्री, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड साइंटिफिक, ऐसे कंट्री को भी सामना करना पड़ता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि विषय की भूमिका, गंभीरता, गहनता, आवश्यकता क्या है और उसके कारण क्या है। कारण में ये पूरा सेमिनार आपको समझ में आएगा कि 40 से 50% तो बर्थ डिफेक्ट है, अननोन है, पता ही नहीं है। वो अननोन है, ये पश्चिम के लिए अननोन है, ये CDC का रिपोर्ट है। हमको मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी दादी कहती है कि बेटा ये मत खाना, तुम प्रेग्नेंट हो। आपकी नानी कहती है, दादी कहती है, सास कहती है, अरे कभी कभी तो सीनियर ननंद बोलती है कि ये मत खाओ प्रेगनेंसी में, ऐसा मत करो। अब वो मत खाओ, मत करो, मत जाओ, मत देखो, मत सुनो, वो अमेरिका में नहीं है, इसलिए वो कहते हैं अननोन। लेकिन हमारे लिए नोन है कि प्रेगनेंसी में इफेक्ट होती है, कौन सी होती है। मैं आगे जाके उसका पूरा साइंटिफिक आपके सामने प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। लेकिन अगर उसको ABCD देखें तो जेनेटिक फैक्टर, यानी माता पिता के वजह से, यानी यंग कपल के वजह से उनको मालूम नहीं है, और ऐसी बर्थ डिफेक्ट 15% बच्चे में आ सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आप कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप जहाँ रहते हो, आपका जहाँ नेटिव है, आपका जहाँ खाना पीना है, आपकी ऑफिस है, आपका कल्चर है, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक नहीं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करता हूँ, वहाँ से आपके सराउंडिंग से 10% बर्थ डिफेक्ट आपके थ्रू आपके बच्चे में आ सकती है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अभी देखिए,
तो इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम्स बर्थ डिफेक्ट के आ सकते हैं। ये कारण को एड्रेस करना पड़ेगा। उत्तम संतति तो बाद की बात है, वो तो हमारी भारत की व्यवस्था है, बड़ी समझ से ये विषय को रखा है। लेकिन जिस तरह से डिफेक्ट होती है उस तरह से अच्छी फेक होती है, ये बात आप समझ के आगे चलिए। ये आप तो महिला क्लब ज्यादा है, इधर बैठी है, आपको तो आश्चर्य होगा, लेकिन और आप तो सिगरेट पीती नहीं, भारत में तो ये कॉमन है नहीं। कभी कलकत्ता एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे या कभी सिंगापुर हांगकांग जाते हैं तब तो ज़्यादा, या यूएस यूके में एयरपोर्ट पे दिखता है या कभी बाहर भी दिखता है कोई महिला सिगरेट पीती है, तो सिगरेट स्मोकिंग का रूम होता है, वहाँ जेंट्स तो होते हैं, कभी कभी लड़कियाँ भी पीती है। तो हमको ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि वो लड़कियाँ सिगरेट पीती है, लेकिन यूरोप अमेरिका में तो इतना आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन एक सिगरेट पीने से एक जनरेशन, एक लड़की पी रही, उसको कुछ हो या ना हो, कुछ होगा, उसके बच्चे में दिक्कत होगी, लेकिन उनका जो आने वाली बेटी या बेटा है उनमें बहुत डिफेक्ट होगा, और उससे ज्यादा वो तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में और प्रॉब्लम फैलाएगी। ये आप समझ लीजिए। मैं सिगरेट पीने की बात, आप तो मन में सोच रहे हैं कि सिगरेट तो हम नहीं पीते इसलिए ये बात क्या सर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा आप लोग भी पैसिव स्मोकर है, हम तो स्मोकिंग नहीं करते, बहुत पुरुष भी नहीं करते, लेकिन आपके आजू बाजू में भी टोबैको है। अगर आपका हस्बैंड सिगरेट पीता है, आपका नौकर सिगरेट पीता है, आपका ड्राइवर सिगरेट पीता है, आपकी ऑफिस में कोई सिगरेट पीता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके भ्रूण में, आपके फीटस में प्रॉब्लम आ सकता है, और वो उनकी भविष्य में तो बहुत बड़ी समस्या होगी, और तीसरी पीढ़ी में तो वो फैलाने वाली व्यक्ति बन जाएगी, 100% वो उसमें हो जाएगा। तो मैं सिर्फ स्मोकिंग की बात अभी उठाई है मैंने, लेकिन कितनी समस्याएं आएगी, आती है, जो साइंस कहता है, जो आज का विज्ञान समझाने की कोशिश करता है, जितना वो समझता है, लेकिन ये बात somebody is प्लीज आप मैं सबको बाकी लोगों म्यूट कर को, देती हूँ। बाकी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ प्लीज म्यूट। ओके, हाँ हो गया। कैन यू हियर यस मी? ओके, हाँ, हियर मी, कैन यू हियर मी? हेलो, यस यस हाँ हाँ ओके फाइन, ठीक है, ओके। तो ये पैसिव स्मोकर की बात लेके मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जेनेटिक फैक्टर्स बनता है, अच्छा या बुरा, आने वाली संतति अच्छी हो या बुरी हो, वो एक जेनेटिक फैक्टर से ही भी ये हो सकता है। आपने सब वो बंद कर दिया, शायद मेरा शेयरिंग का वो चला गया। नहीं मैं तो सिर्फ म्यूट की होती। नहीं कुछ हम लोग शेयरिंग देख पा रहे हैं। शेयरिंग नहीं, दिखा रहा है नहीं डॉक्टर वो साहब, शेयरिंग दिखा रहा है। सीधा आपके एक ही स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ से मूव नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। वो तो पुरानी स्लाइड जो पहले वाली थी ना। हाँ आ गया। आ गया ना? हाँ, ओके। हाँ हाँ और सुनाई भी दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने जीवन शैली अनुभव है। ये देखो, ये कोई कोविड का वायरस, वायरस तो आप जिस रूम में बैठे हैं 500 माइक्रोब्स आपके आजू बाजू में है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत है, लेकिन घर में किसी को टच करता है, किसी को नहीं करता। 140 करोड़ का ही देश है, इसमें अभी लाखों लोगों को हुआ, लेकिन मृत्यु कितने हुए? तो ये मैं वायरस का मैं अच्छा है ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारी जीवन की प्रक्रिया कैसी है, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, उसके ऊपर है। पहले 2 युद्ध तो हो गए, लेकिन अभी हम एटम बम लेके घूम रहे हैं। हम खुद एटम बम, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि इसमें ये एटम बम है। ये क्या है मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश करूंगा, और वो है, फिर से इज नॉट मूविंग, ओके। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, वेस्ट को हम बेस्ट मान बैठे हैं,
वेस्ट को हम मॉडर्न वर्ल्ड मानते हैं, पश्चिम को हम प्रोग्रेस मानते हैं। ये बड़ी गंभीर समस्या है। प्लीज आप, मैं हाथ जोड़ के बताता हूं कि पश्चिम यानी विकास, अमेरिका यानी डेवलपमेंट, अमेरिका यानी सही, ऐसा मत मानिए। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवनीत मध्यम। पुराना है इसलिए वो अच्छा ही है, शास्त्रों का है इसलिए अच्छा ही है, ऐसा मत मानो। कौन कहता है? हमारा शास्त्र कहता है। न चापि काव्यम नवनीत मध्यम, नया है इसलिए मक्खन जैसा है, नया है इसलिए बेस्ट है, डेवलप करके आया है, वो लेटेस्ट है, ये मॉडर्न है, ये अपडेटेड है, अमेरिका से आया इसलिए सही है, ऐसा मत मानो। कौन कहता है? वर्ष। प्लीज यू अनम्यूट योरसेल्फ। सबको मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी इसमें जूम में हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट करके मेरे को सिर्फ एक अनम्यूट रखिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत होगी, जरा आप ख्याल रखिए। तो पश्चिमी जीवन शैली को मॉडर्न मान बैठे हैं। मॉडर्न नहीं है, वो वेस्टर्न है, प्लीज समझो। नहीं तो आज अमेरिका इतना डेवलपमेंट, इतनी हॉस्पिटल्स, इतना साइंस, इतना पैसा, और भारत से कम आबादी तो भी ज्यादा वो बीमार है, ज्यादा दुखी है, और ज्यादा कोविड के केस बने, ज्यादा डेथ हो गया। तो अगर वाकई में वो डेवलपमेंट होता, वाकई में वो सही होता, तो वह दुख नहीं होते। मैं आपको और बताने वाला हूं, एवरेज अमेरिकन आर क्लिनिकली ओबेस। 25% तो ऐसे हैं जिसको थायराइड है। अमेरिका के 100 में से 25 लोगों को थायराइड है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है। और नई जनरेशन में तो क्या आ रहा है, तो वो बड़ी विडंबना है। देखो, ये एक अमेरिकन माँ बेटी है। अब माता कौन है, बेटी कौन है, बताओ? एक ही ड्रेस, वेयर, अंडरवेयर, सब साइज एक है। माँ हो या बेटी हो, आप ढूंढने लगोगे ये माँ है, ये बेटी है। ऐसा कोई ढूंढने का प्रयत्न मत करो। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया है, उनका खान पान प्रॉब्लम है, उनका रहन सहन प्रॉब्लम है, उसकी लाइफस्टाइल इज अ प्रॉब्लम। तो ये तो ऐसा नहीं कि महिला को हो रहा है, तो बाप बेटे का भी देखो, ये हाल बेहाल है। तो ये बड़ी समस्या है, और ये समस्या हमारे देश में आ रही है क्योंकि हम उनके पीछे चल रहे हैं, हम उसके पिछलग्गू है, हम उनकी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल होगी, उनको दिक्कत है तो हमको भी होने वाली है। तो भारत के पास जो अपनी जीवन शैली है वो कितनी वैज्ञानिक है, मैं आपको इस 1 घंटे में बताने वाला हूं। तो मेरा विषय अब इस बैकग्राउंड के साथ, कोविड की थोड़ी बात कर ली मैंने, जीवन शैली समस्या है। पश्चिम हमारा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। रोल मॉडल है तो हमारे ऋषि मुनि है, हमारा भारत है, हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है। तो पिछले 15 साल से जो हम एक रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च का बाकायदा सिस्टम से आपके सामने गर्भ संस्कार की बात रखने का प्रयत्न करूंगा। हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसका हमने लोगो या क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर तो रखा है, लेकिन हमने जो मिशन विजन जो कहते हैं, तो वो है वाक्य, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाम स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। भगवान मनु ने हमको आदेश किया है कि इस देश में जन्मने वाले सब के लिए आदेश है, सुनो, भारत में जन्मने वाले सब लोगों के लिए आदेश है कि आप अपना चरित्र ऐसा बनाओ, आपकी आइडेंटिटी ऐसी बनाओ, आपकी लाइफ की क्वालिटी ऐसी बनाओ, आपका कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि जो दुनिया के बाकी के लोगों के लिए रोल मॉडल हो। आप समझते हो मेरी बात? भारत का व्यक्ति दुनिया के लिए रोल मॉडल बने, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को आदेश किया है। न सिर्फ आदेश किया है, व्यवस्था भी की है, वो सुनेंगे। तो उस साथ दूसरा एक सूत्र हमारे सिस्टम में हमने रखा रिसर्च के लिए, मेरे महर्षि चरक ने बताया, हमारे आयुर्वेद आचार्य ने बताया, इच्छताम व्याधसम पुत्रम तद्रूपम चरितांस्ततौ चिंतयेताम जनपदा सदाचार परिच्छदौ। महर्षि आत्रेय ने बताया कि इच्छताम व्याधसम पुत्रम, तुम चाहो ऐसी संतति पैदा कर सकते हो, तुम्हारे घर में तुम चाहो ऐसा बेटा बेटी आ सकता है, लेकिन उस प्रकार का तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। और उनके लिए चिंतन, विचार, व्यवस्था, आचार, विचार, तंत्र खड़ा करना पड़ेगा।
तुम चाहो वो कर सकते हो। महर्षि मनु ने हमको बताया कि रोल मॉडल बनो दुनिया के लिए, ऐसा राजा बने भारत का, ऐसा कवि बने, ऐसा चित्रकार बने, ऐसा व्यापारी बने, ऐसा वैद्य बने, ऐसा कवि बने कि जो दुनिया के लिए मॉडल हो। और वो करने के लिए आपका अधिकार है, माता पिता का अधिकार है कि वो ऐसा बच्चा चुन सके। तो ये रिसर्च सेंटर हमारा 15 साल से हो रहा है, काम हो रहा है, जिसमें इसकी बात मैं आपके सामने रखूंगा। तो 2 दिन पहले आपने नरसिंह जयंती मनाई, प्रहलाद को आपने प्रार्थना की और प्रहलाद ने अपने पिता से लड़ाई की थी। पिता से लड़ाई करने वाला प्रहलाद भारत में पैदा हो सकता है, आपने वो सुना। अब हिरण्यकश्यप की कहानी क्या है? हिरण्यकश्यप तो राजा था, लेकिन वो किसका बेटा था? वो दीति का बेटा था। दीति का पति यानी कि हिरण्यकश्यप का पिता कौन था? ऋषि कश्यप। वो कश्यप की संतान थे। तो कश्यप ऋषि के यहाँ ऐसा हिरण्यकश्यप क्यों पैदा हुआ? क्योंकि दीति ने बोला एक संध्या समय कि मुझे इंटरकोर्स करना है, संभोग करना है, सहशयन करना है आपके साथ। महर्षि कश्यप ने बोला संध्याकालीन संभोग हमारे शास्त्र में वर्ज्य है, अभी ये नहीं हम काम कर सकते। लेकिन विवश हो गए, दीति मानी नहीं और संभोग हुआ। तो संध्याकालीन संभोग वर्ज्य था। उस वर्ज्यकालीन समय में संभोग करने से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। तो एक ऋषि के घर एक दानव, एक राक्षस पैदा हुआ। अब उसी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, तो कयाधु ऐसी पता नहीं लायंस क्लब की मेंबर थी कि नहीं, वो कौन से समाज से आई थी, लेकिन भारतीय तो थी। उसने बोला कि नहीं, मेरे घर में तो ये मेरा पति तो पति है, ठीक है, मेरी शादी तो हुई है, लेकिन इसके जैसा चरित्र वाला मेरा बेटा नहीं चाहिए। राजा तो मेरा बेटा बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस तरह से तो लोगों को त्रास देना, भगवान मैं ही हूँ और कोई भगवान नहीं है, ऐसा तो मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो कयाधु टेंशन में थी, डर रही थी। तो उस समय तो डॉक्टर जानी नहीं थे, उस समय तो ऐसा वेबिनार नहीं होता था। उस समय तो आप याद करते थे और नारद जी आ जाते थे, नारायण नारायण करके आ गए। नारद जी ने बोला आप क्यों चिंता में हो देवी? उसने बोला नहीं, मुझे ये टेंशन हो रहा है कि मेरा पति जो है दुनिया को त्रास देता है। अब मेरा पति है तो मेरे लिए तो भगवान है, लेकिन उसके घर में, मेरे घर में इसका बेटा अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसी माता बनना नहीं चाहती हूँ। तो ये नहीं देवी, ऐसा चिंता मत करो, हम वो रिप्लिकेट नहीं करेंगे, तेरा बेटा महान बन सकता है और बनने वाला है, तो मैं क्या करूं? तो कुछ मंत्र दिया, कुछ सूत्र दिया और फिर एक व्हाट्सएप नंबर दिया कि जब भी तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, अभी तो इतना करो, थोड़े टूल्स दिए, वेबसाइट दी, और उसको उसने फिर इंटरनेट से देख लेना, पता नहीं क्या बताया होगा, जो बताया होगा मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन महर्षि नारद ने कुछ टिप्स दी कि अभी तो इतना करो, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाओ तब मुझे व्हाट्सएप करना, वीडियो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। तो फिर जब प्रेग्नेंट हो गई कयाधु, तब फिर बताया कि देखो मेरा पति तो चला गया अभी बहुत बड़ी शक्ति उपासना के लिए हिमालय में, लेकिन अभी आपने बताया था इतना तो मैंने किया है, लेकिन अभी मेरे प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना? तो उस समय नारद ने बोला मैं आता हूँ। नारद जी आ गए और उसको ले गए शुक्राचार्य के आश्रम में। और शुक्राचार्य के आश्रम में जो 9 महीने तक खाना हुआ, पीना हुआ, परवरिश हुई, शास्त्रार्थ हुआ, ज्ञान जो शास्त्र का पठन हुआ, जिस तरह से संगीत सुनाया गया, जिस तरह से आने वाली संतति के लिए एक प्रोग्रामिंग किया गया, उस प्रोग्रामिंग के वजह से उसी राक्षस के यहाँ बेटा पैदा हुआ प्रहलाद, जिसकी जयंती हमने परसों मनाई। अभिमन्यु की कहानी तो बोलते रहते हम, अभी शुरुआत में ही आपने कंचन जी ने बताई, शुरुआत में ही। तो अभिमन्यु का ये कैसे हो गया, ज्ञान कैसे आ गया? और 7वां चक्रव्यूह क्यों नहीं जाना? 6 चक्रव्यूह तो उसने बिना पढ़े, वो तो 14 साल का था महाभारत के युद्ध में, तो महाभारत के युद्ध में 14 साल का था और वो बेटा कभी फॉर्मल एजुकेशन किया ही नहीं था, धनुर्विद्या ली ही नहीं थी, सिर्फ माँ के कोख में ही सुना था। जब कृष्ण भगवान रणनीति की चर्चा कर रहे थे अपने आर्म्स के मतलब सेनापति से, तब वो सिर्फ सुन रही थी, लेकिन जब 7वां चक्रव्यूह की चर्चा हो रही थी तब उसको नींद आ गई। 7वां चक्रव्यूह उसने सुना नहीं। तो माँ ने जितना सुना था उसका तो परिणाम आपने देखा है,
उसकी तो चर्चा आप कर रहे हो। लेकिन 7वें चक्रव्यूह के समय माँ सो गई, तो माँ जो सुनती है वो तो बेटा सुनता है गर्भ में तो भी। मैं बताऊंगा कि 40वें दिन के बाद हमारी हियरिंग, गर्भ 40 दिन का होता है, सब सुनता है। और फिर 7वां चक्रव्यूह के समय माँ सो गई तो उसने सुना नहीं, तो वो फंस गया, वो बेचारा मर गया। बहुत महारथियों ने उसको घेर लिया। तो अभिमन्यु की कहानी को आप सिर्फ कहानी समझेंगे। शिवाजी बस ऐसा, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, इतना ही बस बोलते रहेंगे शिवाजी महाराज की जय। उसमें हुआ क्या था? शिवाजी महाराज के समय ये क्या प्रोग्रामिंग हुआ था? माता जीजा, दादा कोंडदेव और गुरु समर्थ रामदास, तीनों ने मिलके, शिवाजी के पिताजी तो था शाहजी, और वो तो औरंगजेब की गुलामी करता था मुसलमानों की। उसके घर में ऐसा पराक्रमी बेटा पैदा कैसे हो सकता है? तो माँ का प्लानिंग था, जीजा माता का प्लानिंग था। और उसमें दादा कोंडदेव ने बताया कि जैसा बेटा पैदा होगा मैं उसको अस्त्र शस्त्र सिखाऊंगा। और समर्थ गुरु रामदास ने बताया कि उसको धर्म, विज्ञान, शास्त्र की नॉलेज मैं दूंगा। तो जीजा माता, गुरु रामदास, रामदेव, समर्थ रामदास और दादा कोंडदेव ने मिलके जो पर्सनालिटी पहले से तैयार की, प्लानिंग करके, वो शिवाजी। तो दीज आर नॉट फेरी टेल्स, ये वार्ता नहीं है, कहानी नहीं है दिल बहलाने के लिए गाली भी अच्छा है कि वो हमारे पुरखे महान थे। सिर्फ महान थे, भारत माता की जय, गौ माता की जय, ऐसा नहीं बोल सकते हम। हमारी जिम्मेदारी है, उसको समझना पड़ेगा। ये साइंटिफिक प्लान प्रोसीजर था, और वो प्लान प्रोसीजर क्या था वो समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो वर्ल्ड में जीनोम सेंटर है अमेरिका का बहुत बड़ा, जो वेस्टर्न मेडिकल सोसाइटी लर्निंग कर रही है बायोटेक्नोलॉजी और जीनोम के बारे में, लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनि वो जीन्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो आयुर्वेद में जो बताया है वो जानते थे कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका अपने आप को बहुत खुश होकर बताता है, और आप भी मान लेते हो कि अमेरिका ने रिसर्च किया और ये वायरस रिसर्च कर दिया और ये दवाई। आज 1.25 साल हो गया एक छोटे वायरस के लिए मेडिसिन नहीं ढूंढ निकाली। पहले कहते थे HCQ से ठीक करेंगे, और फिर अब बताते कि HCQ से तो लोग मर रहे हैं। पहले कहते थे रेमडेसिविर, और काली बाजारी की 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन रेमडेसिविर के लिए लगाई आपने, और उसका काला बाजार हुआ, 1.5 लाख में इंजेक्शन मिला, और आप आज उसके ऊपर प्रतिबंध डालते हो कि रेमडेसिविर से तो लोग और मर रहे हैं। स्टेरॉइड आपको रामबाण लग रहा था, और आप लोगों को लगाते जा रहे थे, और लोग मरते जा रहे थे। और आप कहते हैं कि स्टेरॉइड ज्यादा हुआ उपयोग, अब ब्लैक फंगस उसको परेशान करेगा ही। अब उसको शुगर नहीं थी, अब उसको शुगर हो गई। तो ये क्या साइंस है या साइंटिफिक नॉनसेंस है? आप जिसको साइंस कहते हो उसमें साइंस जैसा कुछ है ही नहीं। सृजन विहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले इस जीन्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जानते थे। वो मैं बताने के लिए हम बच्चे की व्याख्या, संतति की डेफिनेशन, बच्चा क्या है वो थोड़ा समझाऊंगा आपको। जेनेटिक्स अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। भारत का विज्ञान जो आपके घर में, आपके गर्भ में पल रहा है, या आप प्लान कर रहे हैं, या आगे जाके आपके नाते नाती कैसे होंगे, आपके पोते पोती कैसे आपके घर में उत्तम प्रकार के ला सकते हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। संतति किसको कहते हैं? बच्चे को, अपने परिवार के आने वाली जनरेशन को। संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा। संतति इसको कहते हैं जो हमारी अविच्छिन्न धारा है। हमारे दादा, परदादा, वरदादा, और फिर मैं, मेरा बेटा, मेरा बेटे का बेटा, तो ये अविच्छिन्न धारा है। और वो गोत्र और वंश को, परंपरा को निभाता है। वो हमारे शास्त्रों ने संतति की, अपने संतान की, अपने चाइल्ड की डेफिनेशन की है। और आज का मेडिकल साइंस या आज का जेनेटिक साइंस क्या कहता है? द DNA सीक्वेंस इज मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। यू सी दैट, वही तो DNA की बात की, संतति अविच्छिन्न धारा। और कहते हैं द DNA सीक्वेंस लाइव्स फॉरएवर, कभी मिटती नहीं। वही तो बताया, संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा। हम संस्कृत में बोलते थे, हमारे यहाँ जो ज्ञान था उसको बताने का, समझाने का जरिया अलग था। आज जो बता रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन करो तो हम कितने डेवलप थे, हम कितना जानते थे
कि वही किसी ने रैप किया, 5 लोगों ने रैप किया, तो किसने रैप किया है, 5 के ऊपर डाउट है, तो रैप के बाद जब उसका डीएनए मिलाते हैं तब पता चलता है ना कि इसने रैप किया है। तो फॉरेंसिक साइंस से पता चलता है कि ये डीएनए इससे मैच होता है, तो डीएनए सीक्वेंस लाइव्स फॉरएवर। आप समझ गए मेरी बात? तो वो जनरेशन जो है, जनरेशन यानी संतति, वही व्याख्या आज पश्चिम कर रहा है। उसमें कुछ नया बताने की उसकी समझ क्षमता भी नहीं है, क्योंकि इतना अल्टीमेट नॉलेज हमारे पास था। तो हमारे शास्त्रों ने बताया, महर्षि चरक तो शुरू में कहते हैं कि शादी कैसे करते हैं, किसके साथ करनी। अतुल्य गोत्रस्य रजक श्रयांते, जिसका गोत्र तुल्य नहीं है, लड़का और लड़की सगोत्र नहीं होना चाहिए। अगर गोत्र एक है तो फिर प्रॉब्लम है। अब आपको लगता है वो तो दकियानुसी बातें हैं, वो तो पंडित वाली बात कर ली, लेकिन मेरे सामने बैठने वाली महिला शक्ति वो बहुत लर्नेड है, आपकी परंपरा भी महान है, आपका ज्ञान भी बराबर होगा। और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से हजारों लोग ये देख रहे हैं, तो वो भी यंग है, वो भी डायनेमिक है, वो भी इंटेलिजेंट है, वो भी पढ़े लिखे हैं। तो इसके सामने मैं ये दकियानुसी बात नहीं करता, और मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, क्योंकि मेरे पुरखों ने वो ज्ञान की बात आपके सामने जो रखी थी वही थी। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं। देखो, अगर किसी को थैलेसीमिया है, कोई एक लड़की को थैलेसीमिया माइनर है, और तो उसको सलाह क्या दी जाती है कि देखो शादी से पहले लड़के का थैलेसीमिया चेक कर लेना। तो लड़का अगर बेटा है अगर थैलेसीमिया माइनर और लड़की थैलेसीमिया माइनर है, एब्सोल्युटली बोथ आर नॉर्मल। इनफैक्ट टेक्निकली माइनर है, डिजीज है, तो भी उसको डे टू डे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा डाउन रहेगा। तो दोनों लेकिन अगर शादी करते हैं और फिर बच्चा पैदा करते हैं, तो उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आ सकता है, जिसको कोई ट्रीट नहीं कर सकता। आज भी वर्ल्ड में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो वो थैलेसीमिया इज ए गोत्र यानी क्या, वो आपको कैसे मैं समझाऊं? मैं समझाऊंगा तो भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन गोत्र यानी दकियानुसी, गोत्र यानी पंडित, गोत्र यानी ये पुरानी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो मत समझिए। लेकिन आपके पुरखों को, आपके जो ऋषि है, उसको कभी ऐसे गालियां मत देना। तो ये गोत्र एक नहीं होना चाहिए। अगर थैलेसीमिया वाला गोत्र की लड़की के साथ थैलेसीमिया वाला गोत्र के लड़के के साथ शादी हो गई, गोत्र यानी थैलेसीमिया में बोल रहा हूं, आप इंटू ब्रैकेट गोत्र यानी इंटू ब्रैकेट समझिए थैलेसीमिया। उसी तरह से 21 जेनेटिक डिजीज है, तो वो जेनेटिक मेकअप आपका अलग बनाना पड़ेगा। इसलिए शादी से पहले ही आप डिजीज को रोक लेते हो। ये गोत्र वाली बात है। वो जो आपकी जीपीएस में लाई जाती है, मैं बाद में थोड़ी उसकी चर्चा करूंगा, कुंडली की बात। तो ये गोत्र क्या है? अत्रि, कपि, कश्यप, कौशिक, गार्ग्य। हाँ, तो ये जो 14 बड़े ऋषि हुए जिनकी हम संतान है। आज अगर बाइडेन है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो उसका भी कोई एक गोत्र है, उसको नहीं मालूम, वो अलग बात है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप था, वो जो हार गया, उसका भी एक गोत्र था। सद्दाम हुसैन जो मर गया, उसका भी कोई गोत्र था। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी है, जैन है, आर्य समाजी है, भगवान को नहीं मानता, साइंस को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता, लेकिन किसी न किसी बाप का बेटा है, और वो अपने बाप का बेटा है, वो अपने बाप का बेटा है। कुल मिला के वो कोई न कोई ऋषि की संतान है, उसको नहीं मालूम। वो दैत्य है, दानव है, वो तो उसकी आइडेंटिटी उसके कर्मों के द्वारा होती है। लेकिन कोई न कोई, ये ऋषि कश्यप भी तो दैत्य थे ना, ऋषि थे, लेकिन उसका भी गोत्र है। तो गोत्र यानी आपका जेनेटिक मेकअप। आप सुनने वाले लोगों को अपना गोत्र शायद मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना चाहिए। और आपको मालूम मैं भी करा सकता हूं। आपका जो पुरोहित है, आपका जो गौर महाराज है, आपका जो पुरोहित है, वो आपको बता दे सकता है। आपकी दादी कह सकती है, नाना कह सकता है। जब शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जब वास्तु प्रक्रिया होती है, तो हमारे यहाँ एक संकल्प होता है, हाँ, कि मैं किसका पुत्र हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका नाती हूँ, हम सब याद करते हैं। और भारद्वाज गोत्र से उत्पन्न ईश्वर से पुत्र हम हितेश, ईश्वरलाल का बेटा,
मैं हितेश ईश्वरलाल दलपतराम भवानी शंकर वाघ जी मदन जी तुलसी जानी, मैं मेरी 7 पीढ़ी को याद करता हूँ, मेरे गोत्र को याद करते हुए। 72 पीढ़ी के बाद ये थोड़ा जेनेटिक मेकअप बदल जाता है। तो वो मेरे जेनेटिक पैटर्न जो है उसको याद करता हूँ। आपको नहीं मालूम तो आप प्रयाग जाइए, हरिद्वार जाइए, आप सिद्धपुर जाइए, जहां गया जी में जाएंगे तो आपको पंडा मिलेंगे। आपको बहुत लोग बताते हैं कि पंडा को मत मिलना, वो आपको परेशान करेगा। लेकिन पंडा के पास आप बोलेंगे मैं कोलकाता से आई, फिर बोलेंगे आप कोलकाता के हैं कि आप राजस्थान के हैं, तो कहते भाई मैं तो या राजस्थान में मारवाड़ से हूँ, मैं तो बीकानेर से हूँ। फिर आपकी सरनेम पूछेगा कि डोलिया है, अग्रवाल है, फलाना है, जो भी है वो पूछते ही फिर बताएगा तो आप मूल वहां के हैं, तो आपका गोत्र ये है। उनके पास आपके दादा नाना परनाना परदादा जो भी गए उसका पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। आपको नहीं मालूम तो आपको वो गोत्र बता सकते हैं। तो गोत्र है, अगर वो पंडित भी नहीं मिला आपको और वो आपको खुद को भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप तो वो ₹1.25 में आप कर सकते हैं। मुझे 1.25 लाख रुपया दीजिए, मैं आपका पूरा जेनेटिक मेकअप देख के आपको बता सकता हूँ कि आप कौन से गोत्र के हैं। तो राइट साइड में जो दिखता है, ये जो कर्सर आपके पास है, वो जेनेटिक मेकअप है। तो वो हम जेनेटिक साइंस के थ्रू देख सकते हैं कि आप कौन से गोत्र के हैं, और आपका गोत्र आपको मालूम है तो उसका जेनेटिक मेकअप मैं बता सकता हूँ कि ये होगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। भारत को बहुत ज्ञान था, फैमिली इनहेरिटेंस, स्पेसिफिक कोडिंग, हेरिडिटरी ट्रेड्स। तो अलग अलग गोत्र में अलग अलग यार्डस्टिक होती है, वो जिन्स से पता चलता है वो गोत्र है। इसलिए एक गोत्र आगे तो बहन हो गई ना हमारी, शादी बहन से नहीं होती। अगर मैं भारद्वाज गोत्र का हूं तो भारद्वाज गोत्र की मेरी बहन जो प्रतीक्षा थी, जो है, जो आज कश्यप गोत्र में शादी हुई, क्योंकि वो मेरी बहन थी, भारद्वाज गोत्र में शादी नहीं कर सकती वो, कहीं ना कहीं तो उसको पता है नहीं है। लेकिन जब भी भारद्वाज कहीं ना कहीं तो बाप एक मिल जाएगा। तो हमारा जेनेटिक पैटर्न बदलना ही पड़ता है, तभी हम महान बन सकते हैं, तभी कोई रोग नहीं होगा, कभी उत्तम संतति आ सकती है। ये फर्स्ट इसका स्टेप है। तो हमारे चरक संहिता ने बोला यथा ही बीजम अनुतप्तम स्वाम स्वाम प्रकृति मनुबीयते, चावल से चावल बनेगा, गेहूं से गेहूं बनेगा, पुरुष स्त्री से बच्चा बनेगा। सृष्टि का जो क्रम है वो ऐसा ही है, वो कैरेक्टरिक रिजल्टिंग फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन, वो उससे वही निकलेगा। चावल से आप गेहूं नहीं बना सकते, गेहूं से आपको चावल, वो विद्या की चर्चा मैं करूंगा, कर सकते हो, लेकिन कितना प्रॉब्लम हो जाएगा वो मैं बता सकता हूँ, आपको बताऊंगा मैं। तो देखो, और जो जो ऑर्गन में जहां जहां प्रॉब्लम होगा, अगर आपके जेनेटिक मेकअप में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे बच्चे आ सकते हैं, ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। ये बड़ी विडंबना है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये भारत सब जानता था, महर्षि चरक ने बता दिया कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे ढूंढेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, उसमें से कैसे बच्चा उत्तम हो। ये बड़ी विडंबना, मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और भारत कितना जानता था, वह रेफरेंस आपको मैंने ऊपर दिया है। तो आयुर्वेद के महर्षि चरक संहिता के कुछ एक चैप्टर को ही हमने सिर्फ रिसर्च का चुनाव किया। अतुल्य गोत्र, शुक्र शोणित शुद्धि, गर्भावक्रांति, गर्भिणी व्याकृत, जाति शुद्धि, जिसका आज का नाम है जीन्स, हेरिडिटी, ऑर्गेनोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंटीनेटल केयर। तो ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी है, बड़ा विज्ञान भारत में था, किसी ने रिसर्च नहीं किया, किसी ने उसको समझा नहीं। हाँ, हजारों साल तक हमने बिना रिसर्च फॉलो किया तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब हमने अपने ज्ञान को खराब कर दिया और सोकोल अमेरिका, सोकोल वेस्ट से आए हुआ ज्ञान को ही ज्ञान माना, तो हम फंस गए। तो जिन्होंने बिना जाने भी परंपरा को निभाया वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा वैद्य तो कैसे मानेगा? परंपरा निभाने के लिए भी मुझे तो ज्ञान चाहिए। और आज की नई जनरेशन आपको पूछती है, आपका बेटा बेटी, कि मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों व्रत करूं, मैं क्यों उपवास करूं, मैं क्यों गणेश को मानूं, मैं क्यों मेरे पुरखों को मानूं, मैं क्यों, मैंने तो दादा देखा नहीं तो मैं दादा का नाम क्यों लूं, मैं हनुमान जी को तो देखा नहीं, हनुमान जी की प्रार्थना मैं क्यों करूं? वो पूछेंगे। तो आपको जवाब सिर्फ आस्था से, श्रद्धा से पहले चलता था कि मेरी माँ भी करती थी, मेरी सास करती थी, इसलिए मैं करता हूँ। नई जनरेशन, आज की जो जनरेशन, उसको समझाना पड़ेगा, और वो समझाने के लिए हमने पिछले 15 सालों से जो काम किया वो आपके सामने रहे। तो फिर चरक ने बताया 8वें अध्याय में सारिस्तान में कि ततो यायाम ये सम जनपदा नाम मनुष्याणाम अनुरूपम पुत्रमासित, आपको कैसा बच्चा चाहिए?
बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, गोरा चाहिए, चिट्टा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, ठिंगना चाहिए, लंबा चाहिए, क्या चाहिए आपको बताइए। बस वो उस तरह से आपका प्लान करना पड़ेगा, ऐसा महर्षि था। और वो पूरी प्लान श्रेयसी प्रजा यानी बेस्ट जनरेशन के लिए, इच्छित संतति, बेस्ट प्रोजेनी के लिए शास्त्रों ने दी है। तो फिर भी बात तो आती है, इज इट पॉसिबल टू गेट अ डिजायर चाइल्ड? हाँ, भारत कर सकता, अमेरिका आज नहीं कर सकता, ये बाइडेन के पावर से नहीं चल सकता। ये अमेरिका का नेशनल जीनोम सेंटर इसको समझ रहा है, कर नहीं सकता, अभी विकृति कर सकता है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आयुर्वेद भारत कर सकता है और आयुर्वेद कर सकता है। आयुर्वेद को आप पुड़िया का शास्त्र मत मानो, आयुर्वेद को वो छोटे छोटे पौधा वाले, गिलोय वाला, उकाड़ा वाला, काढ़ा वाला शास्त्र मत मानो। वो तो है ही, वो तो आपको दादी का, नानी, आपकी नानी का, आपकी माँ का, आपके परिवार का अपना ताकत है। जो पुड़िया है या काढ़ा है या जो गिलोय है, वो जो हल्दी है, वो तो आपकी दादी की, नानी की परंपरा है, आपकी तो रसोई की, ये तो हमारी मातृशक्ति की ताकत है। उसको सिर्फ आयुर्वेद को शास्त्र के साथ जोड़ रहे हो, शास्त्र तो बियॉन्ड दैट। तो ज्ञान अलग है, आयुर्वेद है, वो जेनेटिक साइंस आपके सामने है, और उसके लिए हम कमिटेड है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो परिणाम भी लिया है। आज तो इतना मौका नहीं है कि सब बताऊंगा मैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है आफ्टर ऑल? तो कुछ रिमूव करो, कुछ मॉडिफाई करो और कुछ ऐड करो डीएनए मॉलिक्यूल में, और मूवमेंट कराओ जीन एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बाकी कुछ नहीं है। आपके डीएनए में, मतलब शुक्राणु में, माता पिता जो बनने वाले हैं उसके वो अंदर कुछ खराबी है, उसको हटाना है, कुछ उसमें अच्छा मॉडिफाई करना है, और कुछ ऐड भी करना होगा। तो वो काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वो मैं आपको अभी प्लांट जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो, आपको कभी केसरी कैप्सिकम आता है ऑरेंज वाला, तो आप हंस हंस के खुश होके लाती हो। कैप्सिकम तो हरा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, लेकिन जब ऑरेंज कलर का आता है तो आप उसको चाह से, बहुत पैसा देके आप लाते हो। कभी ऑरेंज कलर का आपका ये गोभी पत्ता आता है, गोभी, तो आप खुश हो जाती हो, आपको लगता है ये तो कुछ नया है, लेकिन ऑल आर जेनेटिक मॉडिफाइड। वो बड़ी गंभीर समस्या है। आपने ग्रेप्स खाई, द्राक्ष खाई, मुन्नका, और सीडलेस द्राक्ष जब आती है, आपको पता है ये बहुत मीठी है, उसमें सीड नहीं है, आप बहुत आनंद से खा सकते हो, लेकिन दैट इज जेनेटिक मॉडिफाइड सीड फ्रूट। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके आज दुनिया को चकाचौंध देने वाला सो कॉल्ड साइंटिफिक, वो सीडलेस आपकी बेटी की सीड खत्म कर देगी, वो उसको वंध्यत्व आ जाएगा, उसका इनफर्टिलिटी जो हो जाएगा। आज इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रहा है? आप जिसको बहुत चाह करके आप लाई हो ऑरेंज कैप्सिकम, कितनी खतरनाक चीज आप खा रहे हो, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप तो उस गिमिक्स में फंस गई हो। ऑरेंज कलर का कैप्सिकम बनाना हमारे लिए भी बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको ये, संस्कृत तो आप नहीं पढ़ सकते, शायद पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्लांट जेनेटिक्स का वृक्षायुर्वेद का रेफरेंस रखा है कि केले के फल को अगर दाड़िम में परिवर्तन करना है या मधुक मौड़े के बीज को करेला बनाना है, तो विधि मैंने आपको बताई है, वो वृक्षायुर्वेद में है कि केले में से दाड़िम बन जाता है, अनार बन जाता है, एक फल में से दूसरा फल हम बना सकते थे। मधुक के बीज में से करेला, बैंगन में से हम कुछ और भी, कोई भी फल के बीज में हम जेनेटिक मॉडिफाइड कर सकते थे। ये वृक्षायुर्वेद का चैप्टर है, विचित्र विद्या। ये हमारे शास्त्रों ने, वनस्पति में हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन राजा के लिए शुरू में ही ऋषियों ने एक चैलेंज दिया या एक डिस्क्लेमर दिया कि देखो ये विचित्र विद्या नामक एक चैप्टर ये हम वृक्षायुर्वेद में दे रहे हैं, ये प्लांट साइंस में, लेकिन ये वृक्षायुर्वेद को पूरा पढ़ना, लेकिन विचित्र विद्या आप किसी को मत बताना, और अगर उसका पात्र है उसको ही बताना। और राजा को एक आदेश किया था कि विचित्र विद्या करने वाले साइंटिस्ट तो आपको चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने मत देना। केले में से दाड़म बनाना है तो बनाने का साइंटिस्ट रखिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने मत देना, क्योंकि नहीं तो वो 15 फुट का आदमी बनाएगा। 5 अंगुली वाला की जगह 10 अंगुली बना सकता है आदमी का, एक चेहरे के बजाय 3 चेहरा बना सकता है, वो जेनेटिक में इतना चेंज कर सकता है। ये साइंटिस्ट की इतनी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, इसलिए राजा का कंट्रोल उसमें होना चाहिए, जो अमेरिका का कंट्रोल आज नहीं है। ये वायरस कैसे फैला, या आप कैसे सब रोग फैला रहे हो, क्योंकि आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है कुछ। आप कुछ बनाते हो लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया हम जानते थे,
आपको बताओ बोनसाई, बहुत को लगता है ना कि छोटा वड़ के पेड़ बनियन ट्री को आप घर में बोनसाई ट्री बना के, वो कहते हैं जापानी कला है या जापानी साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े वट वृक्ष को बोनसाई बनाने की विधि इसमें लिखी है। ये हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर सकते थे, इसलिए हमको मत समझा वो, लेकिन हमारा कंट्रोल था, ऐसा साइंस हम जानते भी थे और वो साइंस को हम कंट्रोल भी करना जानते थे। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम आदमियों में, मनुष्यों में भी कर सकते थे। तो जो काम था उसको कहते थे सम्यक करोति इति संस्कार, संस्कारो ही गुणांतरादानम। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जिन्स में परिवर्तन कर सकते थे और उसका नाम था संस्कार। हम संस्कार यानी क्या समझ बैठे? बाह्य दिखावा, चंदी बिंदी धोती चोटी साड़ी, उसको हम संस्कार मान बैठे। लेकिन वो संस्कार सिर्फ वो तो बाह्य है, लेकिन अंदर चेंज करना संस्कार, सम्यक करोति थी संस्कार। कोई संघ का स्वयंसेवक होगा या आप समिति की शाखा में जाती होगी तो एक वहां सूचना दी जाती है सम्यक, यानी एक लाइन में खड़े हो जाओ। जो असम्यक है, ठीक नहीं है, इन ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, उसको इन ऑर्डर में लाना, उसको बोलना सम्यक। आपके जिन्स में, आपके डीएनए में कुछ खराबी है, कुछ बुरा है, तो उसको ठीक करना। और सम्यक संस्कार वही गुणांतरादानम उच्यते, संस्कार इसको कहते हैं जो गुण में, क्वालिटी में बदल लाता है, दिखाव में बदल नहीं। केसरी कैप्सिकम बनाना वो बात नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी में बदल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जिन्स को अपग्रेड कर सकते हो, उसको संस्कार कहते हैं। वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि करते थे, वो गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार यानी अच्छी अच्छी पूजा करना, अच्छे कपड़े पहनना, उसका रोल क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सिर्फ ये हमारे रिचुअल्स और कस्टम्स ऐसा नहीं है, उसका कोई मीनिंग है जिसको हमने शब्द दिया संस्कार। देखो ग्वार की सब्जी आप सब खाते होंगे, लेकिन ग्वार वायु कर सकता है, बड़ा गैस कर सकता है, पेट में दर्द भी कर सकता है। लेकिन ग्वार को किसका छौंका लगाते? अब बताइए, अजवाइन का छौंका लगाते। तो अजवाइन है वो उसके वायु को कम करता है। भिंडी एक छोटी चीज है, भिंडी सब्जी आप सब खाते हैं, लेकिन भिंडी को ऐसे ही आपने उसकी सब्जी बना ली तो वो भिंडी फैट और प्रोटीन का ऐसा संयोजन है कि जो खुद बदहजमी करेगा और साथ में खाई हुई रोटी को भी पचने नहीं देगा। लेकिन अगर भिंडी, क्योंकि उसमें फैट और प्रोटीन दोनों एक साथ है, तो हमारी इंटेस्टिन की पेरिस्टाल्सिस को वो बढ़ा देती है और फिर डायरिया जैसा हो जाता है या बदहजमी करता है। लेकिन उस भिंडी की सब्जी को अगर मेथी का तड़का लगेगा, जैसे गुआर में अजवाइन का तड़का लगा, उसी तरह भिंडी को मेथी का तड़का लगा या उसके ऊपर दही डाला गया, कर्ड, तो फिर वो भिंडी का जो प्रॉब्लम है नहीं होगा हमको और बहुत अच्छी तरह से उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो एक छोटी सब्जी को चेंज करना है। देखो दही क्या करता है, दही खट्टा होता है, थोड़ा दही कफ करता है, सब मानते हैं और व्यवहार में देखते भी है, दही खाया तो किसी को जुकाम होता है, किसी को कफ होता है, तो दही कफ कारक है ऐसा आयुर्वेद कहता है। लेकिन उसी दही की अगर मंथन संस्कार कर देंगे, छाछ बना लेंगे, उसको मथनी से मंथन कर देंगे और बटर मिल्क जिसको हम कहते हैं मंथन करके तक्र बना ली, छाछ बना ली, तो वो छाछ को शास्त्रों ने बताया त्रिदोष सामक है। सेंट दही था, फिर पानी डाल के उसका संस्कार कर दिया, मतलब एक प्रोसेस कर दी, तो प्रोसेस से वो त्रिदोष सामक हो गई। जो दही कफ करता था, उसी कफ जिसको होता है उस व्यक्ति को आप छाछ पिलाओ तो कफ नहीं होगी। और वो छाछ 6 घंटा रह गई और खट्टी हो गई तो फिर आपका गला पकड़ लेगी और पित्त करेगी। और उसी खट्टी छाछ में आप बेसन डाल के फिर कड़ी पत्ता का छोका लगा दो और कड़ी बना लो तो वो गला खोल देगी। तो एक ही दही कफ करता है, फिर पित्त छाछ बनने के त्रिदोष समन कर देती है, छाछ खट्टी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो आपका पित्त कर देती है, वो आपका गला पकड़ देती है। उसी गला पकड़ने वाली उसी छाछ में बेसन डाल दिया, फिर कड़ी पत्ते से छोका लगा दिया तो आपका गला खोल देती है। तो वो एक छोटी चीज जो वस्तु को, चीज को, फूड को, सब्जी को चेंज कर देती है, जिसको संस्कार कहते हैं। संस्कार वही गुणांतरादानम, चंदी बिंदी चोटी धोती छोटी, ऐसा कुछ नहीं है वो। ये बाह्य दिखावों को आप पकड़ के बैठ गए तो हम गुलाम हो गए। जब आप ज्ञान को पकड़ा तो हम भगा देंगे दुश्मन को, और अज्ञान को पकड़ा तो फंस गए, जैसे आज भी फंसे वायरस में हम। तो ये प्राचीन भारतीय करते थे। वो बीज यानी स्वम, पुरुष का स्त्री, पुरुष बीज, ओम यानी स्त्री बीज, बीज भाग, उसका भी छोटा अंश क्रोमोसोम और उसके डीएनए में चेंज कर सकते थे हम। और वही चेंज करना, वही है गर्भ संस्कार। तो कहाँ से शुरू करना? डॉक्टर साहब आप बड़ी बड़ी बात करते थे, बात तो अच्छी है, लेकिन कहाँ से शुरू करना? हमको उसमें से क्या मिला, ऑपरेटिव पार्ट क्या है? तो उसको हम कहते हैं आयुर्जेनोमिक्स।
पहले आपकी तासीर देखते हैं, हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, आपकी प्रकृति, आपकी नाड़ी, आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आपका जीपीएस देखते हैं। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में जब आपका बर्थ हुआ तब कॉस्मोस में क्या था वो आपके साथ चलता रहता है। जैसे जीपीएस से आप जाते हैं ना, मोबाइल में जीपीएस है और आप कोई मकान ढूंढ लेते हैं, कोई सोसाइटी ढूंढ लेते हैं, तो हमारा बॉडी में एक जीपीएस है। वो जीपीएस हमारी कुंडली में दिखता है कि स्टार्स कैसे मूव होता है हमारे साथ, वो उनकी पूरी इंपैक्ट होती है। जब हम मर जाते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी पूरी हो जाती है या मोबाइल ऑफ होता है या डेटा पूरा हो जाता है तो आपकी जीपीएस बंद हो जाती है। आदमी मर जाता है तो उसका कॉस्मोस के साथ रिलेशन टूट जाता है। जो बर्थ का जो इम्पैक्ट है वो है कुंडली। कुंडली कोई पंडित वाली चीज नहीं है, कुंडली बड़ी साइंटिफिक चीज होती है और उसके आधार पे उसके बच्चे कैसे होंगे, उसके बच्चे में क्या अवगुण आने वाले हैं वो हम देख सकते हैं, रोक सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। फिर शरीर को पूरा बॉडी क्लिनजिंग, सेलुलर क्लिनजिंग, वो इसके लिए 90 डेज चाहिए। जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए 90 डेज है, जिसका भी प्लान चल रहा है उसके लिए 90 डेज है। ये सब प्री कंसेप्शनल प्लान बोला जाता है। लेकिन जिसका प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके लिए पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूँ। तो ये गर्भाधान पूर्व संस्कार बड़ी आप चाहो वो कर सकते हो, आधा हिस्सा तो आपने इसमें ही करना है। बाद में फिर अगर प्रेगनेंसी रह गई, आपको पता ही नहीं, तो आपने आम का पेड़ बीज लगाया तो आम मिलेगा, बबूल का लगाया तो बबूल का मिलेगा पेड़। वो तो इसलिए आपका बीज कौन सा है, बीज शुद्धि जो आपकी है उसमें शुद्ध करना पड़ेगा। ये बीज शुद्धि नहीं होगी तो ये बीज शुद्धि का काम है हमारा। ये आयुर्जेनोमिक्स है, ये पूरा डेवलप किया है 15 साल में। आज 800 बच्चे उस तरह से पैदा हुए हैं और उसके बाद होता है गर्भाधान संस्कार। तो कैसे बच्चे का आह्वान करना, कैसे आत्मा का आह्वान करना, एक 5 दिन की पूरी प्रोसीजर है। 90 डेज के बाद हम बताते हैं कि आप दोनों की जीपीएस से और आप दोनों की प्रकृति, आप दोनों की नाड़ी, आप दोनों का कुंडली के हिसाब से आपको इसी तिथि, इसी नक्षत्र को ऐसे संयोजन संभोग करना चाहिए। तो आपकी चाह के हिसाब से, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी परंपरा के अनुसार, आपके गोत्र के अनुसार आपके घर में उत्तम संतति आएगी, क्योंकि आपने प्री कंसेप्शनल प्लान कर लिया है। ये 5 दिन की विधि है, वो विधि हम मैं बाद में बताऊंगा कैसे कहाँ करते हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए। अब अगर जो लोग सुन रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी है या जिसके घर में ऑलरेडी ये प्लान हो चुका है, तो फिर उसको एंटीनेटल केयर वो क्या है, आधा हिस्सा तो हो चुका। लेकिन अभी प्रहलाद के बनने से पहले जो कयाधु को नारद जी ने सुनाया था कि तुम इतना इतना कर लेना, वो अब हो गया। अब कयाधु क्या करने वाली है प्रेग्नेंट होने के बाद, जो नारद जी अब ले जाते हैं शुक्राचार्य के आश्रम में, ओवर टू शुक्राचार्य आश्रम। और क्योंकि आप तो यही सोचते हैं कि किसको शादी में बुलाएंगे, क्या फिर फंक्शन होगा, कैसी साड़ी होगी, कैसा फिर मेरा बेटा होगा, कैसी बेटी होगी, और वो माता का अधिकार है, वो नानी का बनने वाली नानी का अधिकार है। लेकिन इतना नहीं है भाई, ये तो आप जो भी आपकी ताकत है वो करो। सीमंत संस्कार कैसा होगा या कैसे आप आपके नाती के लिए, आपके पोती के लिए, आपके बेटे के लिए क्या करोगे, वो तो आप सोचो, वो तो आपके पास भगवान आपको ताकत दे। लेकिन मेरा साइंस, मेरा आयुर्वेद क्या कहता है, भारत क्या कहता है, जो वैज्ञानिक है जिसके लिए आप लोगों ने सेमिनार रखा, तो गर्भिणी स्पेशल एंटीनेटल केयर है। वी हैव डिवाइडेड इन 4 फैक्टर्स। आहार, डाइट क्या लेना, डेली रूटीन आपकी कैसी होनी चाहिए, स्पेशल डेली रूटीन, रक्षा कर्म, कुछ प्रिवेंट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो क्या करना है, और गुड कंडक्ट, कुछ ऐसी प्रोसीजर जो सिंपल वे में नहीं करना है लेकिन सगर्भा स्त्री को तो करना ही पड़ेगा। तो स्पेशल फूड प्लान, हर महीने का फूड प्लान है कि पहले महीने में बच्चा कितना है, साइज क्या है, उसके ऑर्गन कौन से बन रहे हैं। तत्र प्रथम मासी गर्भकललम जायते, महर्षि चरक कहते हैं। तो पहले महीने में क्या देना, दूसरे महीने में क्या देना, तीसरे महीने में, ऐसा नहीं कि वो बादाम दे देंगे, प्रोटीन दे देंगे, बहुत बड़ा हलवा खिला देंगे और उसको ये खिला देंगे, वो खिला देंगे, दूध पिला देंगे, ऐसा नहीं है। कौन सा हड्डियां कब बनती है तब क्या देना है, माइंड कब बनता है तब क्या देना है, ब्रेन कब बनता है, आईक्यू कब सेट होता है तब क्या देना है, बोन्स कब बनते हैं तब क्या देना स्पेशल और क्या नहीं देना, आंखें बनती है तब क्या देना, साउंड वेव्स के लिए क्या करना। तो वो पूरा मैंने जैसे फर्स्ट मंथ है अगर, तो स्वीट देना पड़ेगा, फ्लूइड देना पड़ेगा ज़्यादा, और मूंग है, मूंग का पानी है, राइस है, दाल है,
पूरे दिन में लिक्विड्स जो देंगे उसमें कोकोनट वाटर, गुलकंद विथ मिल्क, शुगर कैन जूस, तो ऐसी चीज देंगे फर्स्ट मंथ में कि जो उनके लिए उपयुक्त है। वो महर्षि चरक ने बताया, तत्र प्रथमे मासी कललम जायते। दूसरे तीसरे जो इम्यूनिटी की बात है वो एक्चुअली तीसरे महीने में आती है। तो तीसरे महीने में गाय का दूध और उसमें मक्खन मिला के देते हैं, तो वो इम्यूनिटी बनती है उस समय। तो जिंदगी भर कभी बच्चा बीमार नहीं होता। तो ऐसे तीसरे महीने, जैसे आपके सामने 5वां महीना है, तो 5वें महीने मन बनता है, 5वें महीने सेंस ऑर्गन तैयार होते हैं। तो क्या देना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मूंग दाल, उड़द दाल दे सकते हैं। पेठा देना है, आगरा का जो पेठा कोड़ा पाक है तो वो देते हैं। राइस कुक विथ मिल्क, खीर बना के देनी पड़ती है। मूंग का हलवा, ऑरेंज, स्वीट लाइम, बनाना, ग्रीन आलमंड, हरी बादाम, फिर आंवला, एप्पल। तो ये उसका स्पेशल डाइट है 5वें महीने का, क्योंकि उस समय सेंस ऑर्गन बनते हैं। तो जो सेंस उसकी ठीक रखनी है, मन उसका शांत रखना है। आने वाला बच्चा अगर घी 5वें महीने में उसकी प्रेग्नेंट माँ को खिलाया गया और उसको उस तरह से दिया गया, तो उसका मन बड़ा, वो चंचल नहीं होगा, वो शांत होगा, उसका डीप थिंकिंग होगा। ये 5वें महीने का फूड है। उसी तरह 6ठे महीने आपका ब्रेन बनता है, आईक्यू सेट होता है। तो बताया षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में आपका आईक्यू, गर्भावस्था में 87% आईक्यू सेट हो जाता है। आप मानते होंगे कि बच्चे को फिर हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और कंप्यूटर ले देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमेरिका ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में जो आपका आईक्यू है बेटे का, बेटी का, वो गर्भावस्था में सेट हो जाता है 87%। सिर्फ 13% जन्म के बाद आप डेवलप कर सकते हैं। तो वो 6ठे महीने में सबसे ज्यादा होता है। और स्किन का जो टेक्सचर है, गोरा होना, चिट्टा होना, वर्ण उपचयते, वो 6ठे महीने में होता है। स्किन कैसी बनेगी? तो उस समय दूध की मलाई देनी पड़ती है। भाई साहब, मलाई हर बार नहीं दे सकते, नहीं तो बेटी मोटी हो जाएगी। 6ठे महीने दिया तो आपके आने वाली संतति की स्किन देखना। और इस तरह से अगर उस समय आपने मेडिकेटेड घी मिल्क के साथ दिया, मिल्क विथ मलाई दी, आपने बादाम दिया, उस समय अखरोट दिया, रसाला जिसको हम श्रीखंड बोलते हैं, उसको बनाने का अलग तरीका है, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, बनाना, एप्पल, आंवला, ऑरेंज, कोकोनट वाली स्वीट, कोकोनट का पाक, मतलब नारियल का हलवा, वो घी के साथ। आप तो बंगाली लोग हैं बहुत, तो रसगुल्ला, रबड़ी, बासुंदी, वो सब उस समय 6ठे महीने ज्यादा चाहिए। बार बार नहीं चाहिए, हर बार नहीं चाहिए। क्या फूड कौन सा लेना है, तो वो आपका डिनर कैसा रहेगा, वो भी ये कुल मिला के। लेकिन मुझे आप आज जो नई जनरेशन उसको थोड़ा ये बताना है कि क्या नहीं लेना है। शास्त्रों ने क्या, ये विरुद्ध आहार मत लेना पूरी प्रेगनेंसी में, कभी नहीं लेना, क्योंकि उसमें जो पड़े हुए मटेरियल है इतने खतरनाक है कि ब्रेन में इंपैक्ट कर सकता है। उसमें जो सोडियम बेंजोएट है, उसमें जो कलर्स है, उसमें जो फ्रेग्रेंस है, वो इतनी खतरनाक है कि जो मैंने पहले सिगरेट स्मोकिंग वाला बताया था, उसी तरह प्रेग्नेंट लेडी के पेट में ये जा सकता है। तो ये खतरनाक चीज है। ये कॉफी भी शायद अच्छी है, सैंडविच भी अच्छी है, लेकिन नॉर्मल डे में आप खाइए, इसको साथ में मत खाइए। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल मत खाइए। दूध भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को साथ में मत दीजिए। फल का समय अलग है, दूध का समय अलग है, दोनों अच्छा है, लेकिन कैसे देंगे? ये विरुद्ध आहार है, ऐसे साथ में मत देना। तो और डीएम फूड मैंने जैसे बताया, ये जेनेटिक मॉडिफाइड, वो तो बिल्कुल मत दीजिए। नॉर्मल वे में भी नहीं लेना है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आपने दे दिया तो आपको बहुत से बड़े डिजीज आ सकते हैं। ये मेरी आपको बड़ी 2 हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना है कि आप उसको समझिए, कितनी खतरनाक दुनिया ने ये साइंस के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से किया है, और वो फूड का कितना बड़ा महत्व है। वो ये आप लैब रोड्स करके, आप वेब पोर्टल है उसमें देखिए। और बेंडा केली किम करके एक बड़ी साइंटिस्ट है, वो अपने डॉक्टरल पीएचडी के टॉपिक दिया उसने भारत में कहीं सुना, हमारा वेबसाइट देखा, और वो तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, लेकिन वो रिसर्च कर रही है कि फूड का डीएनए पर क्या इम्पैक्ट होता है। प्रेग्नेंट लेडी जो खाती है और बाकी लोग जो खाते हैं, तो उसकी क्या इम्पैक्ट होती है, वो उसके ऊपर वो रिसर्च कर रही है। तो खाने की बहुत बड़ी, उसी तरह से डेली प्लान कैसा करना चाहिए। तो डेली जो आपका शेड्यूल है उसमें कैसे स्नान करना, ऐसा नहीं कि टब ने स्नान कर लिया, गर्म पानी से स्नान कर लिया, ठंडे से कर लिया। अरे आपको अलग अलग टाइप का बाथ के फ्रेग्रेंस चाहिए। 5वें महीने में कौन सा करना, कौन सा फूल आपके टब में या आपके पानी में रखना चाहिए। चमेली है, चंपा है,
जाई है, जुई है, वो अगर 5वें महीने में उसमें पानी में रख के फिर स्नान किया प्रेग्नेंट लेडी ने, तो देखो क्या होता है। कौन से क्लोथिंग पहनना, कौन सा कपड़ा पहनना, ऐसा नहीं कि ड्रेस कर लिया ये लेटेस्ट है ये अपडेट नहीं, हर कलर का, हर कपड़े का आने वाली संतति के ऊपर बड़ी इम्पैक्ट है। बाबा रामदेव के सामने बैठ गए और कुछ भी योग करने लग गए, ऐसा नहीं होता। 5वें महीने कौन सा योग चाहिए, चौथे महीने कौन सा चाहिए, हड्डियां बनती है तब कौन से आसन करना है, जब मन बनता है तब कौन सा आसन करना, जब हार्ट का डेवलपमेंट होता है तीसरे महीने तो उस समय कौन से आसन या कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कितने रेस्ट लेना, तुम आराम करो आराम करो, क्या आराम करो, आराम करो तो क्या, कितना आराम करो, किसको आराम दो, कौन से ऑर्गन को आराम दो, मन को कितना आराम दो, नींद करो तो कब करो, दिन में नींद करने से क्या होता है पता है। तो ऐसी उसके पूरा प्रोटोकॉल्स है। और कौन सा फ्लावर घर में रखना, कौन से फ्लावर का गजरा माथे पे डालना, कौन सा फ्लावर का गार्निशिंग या अच्छा आपका ड्राइंग रूम में या आपके बेडरूम में रखिए, कौन सी अरोमा आपको लेनी है, हर महीने की अरोमा अलग है, क्योंकि एक एक मंथ का नक्षत्र और चंद्र और अलग अलग समय पे स्वामी होता है। मैं कुछ बात तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि फिटनेस इज द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। आपका प्री कंसेप्शन में आपने कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम किया और कुछ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो वो बच्चा जो आने वाला है उसको बहुत सूक्ष्म लेवल पे कुछ कर रहे हो, तो वो जैसे अलग अलग आसन है उनकी क्या इम्पैक्ट है, वो उसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है। हमारा तो एक पूरा वेदगर्भ विहार हमने जामनगर में बनाया है, वहाँ लेडी को बुलाया जाता है, उनको एक्सपर्ट बताते हैं, योग के भी एक्सपर्ट है और आयुर्वेद की भी एक्सपर्ट है कि आपको कौन से महीने कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है। तो डॉक्टर है और योग का भी एक्सपर्ट है। आप किसी को ऐसे योग की बुक ले आए और किसी को योगाचार्य को मिल गए, योगाचार्य को मेरा रिस्पेक्ट है, जनरल योगाचार्य बराबर है, वो तो अच्छा योग का फॉलोअर है, योग अच्छा सिखाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कौन सा योग चाहिए और कौन से महीने कौन सा योग चाहिए वो जानता है, पूछिए उनको। तो ये पूरा रिसर्च करते करते आपके सामने रखा है। तो अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार के योग, 5वें महीने क्या कराना है, हमिंग प्राणायाम का मैं आपको साइंस बताऊंगा, ओम चैंटिंग का क्या रोल है 5वें महीने जब ये कराते हैं, तो अलग अलग महीने का अलग अलग आसन है, ज्यादा तो मैं समय नहीं दूंगा। लेकिन ये यूरोपियन गायनेकोलॉजी और गायनेकोलॉजिस्ट के एक बड़ा एसोसिएशन है पूरा यूरोप का, और उन्होंने इसके ऊपर देखा है कि भाई योग की इम्पैक्ट प्रेगनेंसी में क्या होती है, इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ता है, प्रेगनेंसी के समय ही आप बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकती हो। तो ये उन्होंने 175 लोगों के ऊपर ये काम किया था। हमारे ऋषि कहते हैं 100 मनस का जननम, आपका मन ठीक रहना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का। और वो चरक ने उसका डिस्क्रिप्शन बताया कि वो सासू के लिए है, ननंद के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है जो गर्भिणी स्त्री है, कि देखो सगर्भावस्था ऐसी नाजुक चीज है। महर्षि चरक के व्याख्यान में फिर डिटेल में बताया कि एक कांच का भरा हुआ पात्र, एक कांच का बाउल है जिसमें आपने तेल भरा है, लबालब फुल ऑफ बाउल है, वो तेल है या घी भरा है या दूध भरा है, आप उसको लेके स्टेप्स उतरना है, आपको ये नीचे उतरना है या सीढ़ी पे चढ़ना है, सीढ़ी ऐसे चढ़ो या ऐसे उतरो, हाथ में आपको कांच का पात्र है और एक बूंद भी दूध का या घी का या तेल का गिरना नहीं चाहिए, पात्र टूटना नहीं चाहिए। उसी तरह से आपकी बेटी, आपकी बहू जिसकी प्रेगनेंसी चल रही है, 9 महीना इतना ख्याल रखो, उसके पति के लिए है, हस्बैंड के लिए, उसके सास के लिए। ये चरक ने महिला के लिए नहीं बताया, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उसके फैमिली के लिए बताया, इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर बताया गुड कंडक्ट चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना, इतिहास और धर्म ग्रंथों का वांचन, रामायण का बाल कांड, सुंदरकांड, नित्य गुरु और ब्राह्मणों की पूजा, आप्त परिजनों से आशीर्वाद लेना, गौ पूजा करना, देव दर्शन करना, मंगल स्वस्ति वाचन, ये सब बातें पोथी पंडित नहीं है, उसकी इम्पैक्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, कौन से ऑर्गन पे, ब्रेन पे क्या होता है, माइंड के ऊपर क्या होता है। ये कितना 800 बच्चों के ऊपर हमने एक प्रोटोकॉल बना के शास्त्रों का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करके किया है। तो ये जैसे रामायण का बालकांड पढ़ा, तो क्या होता है पढ़ने से, जनरेशन ऑफ प्लेजेंट थॉट्स, पीस ऑफ माइंड डेवलप होता है गर्भिणी का। और अल्टर स्टेट में आप ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, तो अल्टर मेंटल स्टेटस में जाएगा, तो स्ट्रेस फ्री स्टेट ऑफ मदर यानी प्रेग्नेंट लेडी का हो जाएगा, और प्लेजेंट फीटस प्लेजेंट फील करेंगे। तो उसको आप इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम से, ये सिर्फ पढ़ने से क्या अंदर होता है, अंदर माइंड में क्या होता है, वो आप उसको मेजर कर सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट के विरोधी नहीं है हम,
इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम मुझे चाहिए, वो अमेरिका ने बनाया तो मुझे आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड्स। अगर आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया तो चाहिए हमको, अच्छा है, ये डेवलपमेंट से हमको झगड़ा नहीं है, लेकिन उससे हम क्या देंगे, देखेंगे कि मेरा साइंस उससे क्या प्रूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम से हम बताते हैं कि रामायण पढ़ने से फीटस का अंदर क्या चेंज आता है, वो आपको बताना पड़ेगा। हमने पूरा एक छोटा सा वेद गर्भ विहार सगर्भा स्त्रियों के लिए एक इको विलेज बनाया है। कभी आपको मैं कहता हूँ कि आप टूर करिए, एक अच्छा सा रिलीजियस टूर कहो या साइंटिफिक टूर बोलो, मैं तो गुजरात टूरिज्म का वेलनेस टूरिज्म का एडवाइजर हूँ। एक वेलनेस टूरिज्म के लिए मुझे बोला गया है, तो मैं तो आपको आह्वान करता हूँ कि आप आइए वेलनेस टूरिज्म में, देखिए कि कैसा वहाँ सीमेंट नहीं, प्लास्टिक नहीं, स्टील नहीं, गौशाला है, यज्ञशाला है, और सगर्भा स्त्री को कितना आनंद मिल सकता है। जो शास्त्र बोलता है वही हम उधर करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। तो वहाँ यज्ञशाला है, योगशाला है, अच्छा सा सुबह शाम अग्निहोत्र कर सकते हैं, और अग्निहोत्र का कितना इम्पैक्ट है वो तो अभी समय नहीं है, लेकिन बड़ा श्रीमतों ने संस्कार उधर करते हैं। तो वो पूरा प्रोटेक्शन कर्म है, वो पूरा जितना, क्योंकि वो सीमंत में क्या करते हैं, चार चौराहे की धूल, चार रास्ते से हम बालू धूल लाते हैं, वहाँ का डस्ट लाते हैं, कटा हुआ लोहे का टुकड़ा होता है, जंग लगा हुआ, फिर उड़द होता है, मस्टर्ड होता है, और भाभी को ननंद बांधती है, ननंद है अपनी भाभी को बांधती है। आप क्या, पता नहीं मुझे क्या प्रोटोकॉल है, लेकिन पंचमासी में ये बांधा जाता है हाथ में सगर्भा स्त्री को। तो ये कोई प्रोटोकॉल क्या है ये, उसमें से एक एरोमा निकलती है, ये कटा हुआ लोहे का टुकड़ा। आप टिटेनस टॉक्साइड तो लेते हैं, टिटेनस इंजेक्शन, वो टिटेनस के लिए, तो वही है, वो जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा, ये उड़द की दाल, ये मस्टर्ड दाना, फिर ये हनुमान जी की मड़ी का वो चिपचिपा पदार्थ, और उसको फिर बांधते हैं। तो उसमें सगर्भा स्त्री के आजू बाजू में एक ओरा 3 मीटर तक बन जाती है, और उसको आप उसको मेजर कर सकते हो, आप ओरा मीटर से उसको देख सकते हो, क्रेनियल फोटोग्राफी से वो देख सकते हो कि कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा नहीं उस सगर्भा स्त्री के आसपास, क्योंकि उन्होंने पंचमासी बांधी है हाथ में, और वो ननंद बांधने आई है। और बड़ा एक फंक्शन हम करते हैं सीमंतों ने संस्कार, बोलते तो श्रीमंत श्रीमंत है, श्रीमंत नहीं है, सीमंत है। लेकिन ये पूरा प्रोटेक्शन, ये पूरा एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल प्रोग्राम है, ये बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम है कि हमको मालूम नहीं उसका साइंस क्या है। जब हमने भी रिसर्च किया तब पता चला कि वो है, और उसी समय हम क्रिएटिव वर्क करवाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना, सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा महीना है तो गर्भिणी को क्या करना, क्योंकि वो क्रिएटिविटी बच्चे में आनी चाहिए, तभी वो स्मार्ट बनेगा, तभी उसकी हर फैकल्टी डेवलप होगी। तो वो पूरा उसको अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग देते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट रखे हैं, और वो आपको कागज काम है, कभी मड का काम है, कभी पानी का, कभी चित्र का, क्योंकि जो महीने जिसकी जरूरत है वो स्मार्टनेस बच्चे में डेवलप होती है, उसी समय प्रेग्नेंट लेडी को ये कराया जाता है। तो और उसी समय एक क्या सुनना, क्या देखना, क्या करना, क्या खाना आ गया, योग कौन से करने। लेकिन ऋग्वेद में ओदन सूक्त बताया, गर्भद्रोहण सूक्त ऋग्वेद ने बताया, गर्भरक्षा मंत्र है, उसका नाद संस्कार दिया जाता है, उसके हमने सीडी बनाई है, उसको सुनना चाहिए। हर महीने का अलग अलग स्तोत्र और मंत्र है, 9 महीने के 9 स्तोत्र और मंत्र है, जो ग्रह की इम्पैक्ट होती है, जो भी समय में उसकी इम्पैक्ट के हिसाब से करते हैं। और अलग अलग प्रकार का सितार है, ये 5वें महीने सितार सुननी चाहिए। तो वहाँ ये जो सितार बजा रही है ना, वो खुद रिलायंस की बड़ी HRD की हेड है, डबल MBA किया है, वो खुद ने अपनी प्रेगनेंसी में जो महसूस किया, तो अब हमारी प्रेग्नेंट लेडी के लिए खुद सितार बजाने के लिए आती है। ये 5वें महीने सुनना चाहिए। ये तबला कब बजाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन लेना, अच्छा सुनने से अच्छा ही होता है, लेकिन सुनने से क्या होता है, ये नाद संस्कार है। ये जेनेटिक लिटरेसी प्रोजेक्ट एक बड़ा यूरोप में चल रहा है। तो म्यूजिक का आपकी एपिजेनेटिक्स का क्या इम्पैक्ट है, वो दुनिया के लोग भी ढूंढ रहे हैं। और अगर गंदा सुना, कुछ बकवास सुना, तो आपके आने वाली संस्कृति में हियरिंग एरर्स भी आ सकते हैं। लेकिन मंत्रोच्चार सुनते हैं, संस्कृत सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, वेदवाणी सुनते हैं, हमारी शास्त्रों के जो गान सुनते हैं, तो उससे ये मंत्रोच्चार की वजह से बच्चे का फोनेटिक सुधरता है। जितने जन्मे हैं बच्चे, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, क्योंकि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स कितने हैं आप बोलिए, 26, ABCDEFG 26, गुजराती के 42, आपकी मरवाड़ी के 42, हिंदी के 52, और संस्कृत के 62 मूलाक्षर है, अल्फाबेट है।
फोनेटिक साइंस यह कहता है जिसके मूल अक्षर, जिसके वर्ण सबसे ज्यादा, वो दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। तो संस्कृत सुनने से बच्चे का कभी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं होता। जर्मनी के प्रोनाउंस कितने मालूम है? वर्णमाला 12 है, अल्फाबेट्स। तो वो लैंग्वेज क्या दे सकता है आपको? भारत की विद्या जो है बहुत महान है, वो महान आपको समझना पड़ेगा। ये प्रयोग जो किए हैं, आप सिर्फ ओम चैंटिंग करते हैं ना, अभी तो मैं ये मंत्रोच्चार में कोरोना के वायरस के लिए भगाने के लिए करता हूँ। ये सिर्फ आप जब हमिंग खाऊंगा, ये मकार होता है ना, जो नेजल साउंड, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गले में डेवलप होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप होने से 50 ट्रिलियन सेल्स कम्युनिकेट होते हैं और लंग्स खुल जाता है, हार्ट खुल जाता है। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर कहता है कि आप एक टैबलेट रखना आपके पॉकेट में, जब भी हार्ट अटैक आए तो आप जीभ के नीचे रख देना। वो क्या है? वो नाइट्रिक ऑक्साइड ओनली, वो उसी समय हार्ट का ब्लॉक खोल देता है। तो ये ओम ध्वनि से ये होता है ये, और इतने न्यूरॉन सेल्स इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये हमारा ये साइंस है, उसको देखा गया है। देखो ये 4D कलर डॉपलर से आपको चित्र दिखाऊं, ये 12 मिनट तक प्रेग्नेंट लेडी को ईयरफोन से, हेडफोन से एक जिसको कहते हैं ना वेस्टर्न म्यूजिक, रॉक म्यूजिक सुनाया गया। तो बच्चे के अंदर थोड़ी देर में वो डरने लगा, रोने लगा। ये लाइव है। और उसको फिर उसी प्रेग्नेंट लेडी को फिर उसका हेडफोन अलग कर दिया और उसको गाय का दूध पिलाया, थोड़ा 15 मिनट रेस्ट करने दिया। बाद में उसको गाय का दूध फिर से पिलाया और उसको हमने रामायण की चौपाई सुनाई। तो बच्चे का कैसा अंदर का हो गया, वो खुश हो गया बच्चा। तो एक आजू बाजू का एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, साउंड से, चित्र से, कलर से कितना चेंज आता है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट से, इसी 4D डॉपलर से। हमारी इस टीम में सोनोलॉजिस्ट भी है, हमारी टीम में गायनेकोलॉजिस्ट भी है, हमारी टीम में वायरोलॉजिस्ट भी है, हमारी टीम में नियोनेटोलॉजिस्ट भी है। वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर कोई खराब नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो आपको देखना पड़ता है। देखो ये न्यूरॉन सेल में क्या चेंज आता है। और हर वीक के जेस्टेशन में ये ज़्यादा तो अभी समय हम बहुत हो चुका है, मैं ऑलरेडी 5 मिनट आगे जा चुका हूँ। लेकिन कोविड काल में आपको अपने हाथ साफ रखिए। प्रेग्नेंट लेडी कोई है तो फिर से उसके लिए आप 10-15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम वैसे भी करना है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं तो भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप गाय की घी का 2-2 बूंद सिर्फ नाक में सुबह और रात को डालिए, क्योंकि कोरोना से आपको बचना है, आपको ठीक भी रहना है और आपके आने वाली संतति को भी ठीक रखना है। तो ये कोविड के समय के हमने फ्लायर बनाए हैं कि हल्का सुपाच्य भोजन, वो तो मैंने प्रोटोकॉल बताया, लेकिन कोविड के समय स्पेसिफिक कुछ मालूम नहीं तो इतना तो आप करिए ही करिए कि हल्दी वाला दूध शाम को सुबह ले सकते हैं तो सुबह, और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, मधुर संगीत सुने। अगर आपको हर महीने का क्या संगीत सुनना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। तो गाय का दूध बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के फिजिकल तो वेट गेन होगा अच्छा बच्चे का, जनरल हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी और बर्थ वेट ठीक रहेगा, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल HB और बाकी वाइटल्स नॉर्मल होंगे, इम्यूनोलॉजिकल उसकी इम्यूनिटी बहुत ठीक रहेगी और आपकी आने वाली संतति ग्लोबल सिटीजन बनेगी, वर्ल्ड का आदमी बनेगा। वो कोई सिंपल बच्चा नहीं होगा, आपका नहीं होगा सिर्फ, वो हमारे ऋषि ने जो बोला, एतद् देशस्य प्रसूतस्य सखा साधक जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्या सर्वमानवा। भारत का ऐसा बच्चा हमारे घर में पैदा हो सकता है, क्योंकि बालो ही बलम राष्ट्र से, आने वाली संतति राष्ट्र की बल है। तो मैं मारवाड़ी महिला मंच, लायनेस क्लब ऑफ हावड़ा और प्रज्ञा जी और आप कंचन जी, मधु जी, विनीता जी और जो मैं सबको नहीं जानता हूँ, कुसुम जी, लेकिन आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये ज्ञान बताने का मौका दिया। तो ये मेरा एक मिशन है, ये हमारा सबका मिशन बनना चाहिए। ये आयुर्वेद, ये श्लोका आयुर्वेद अभी तक पढ़ाता था सबको, लेकिन अब लोका आयुर्वेद ये आपका आयुर्वेद है। ये वेलनेस रिवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं। हमारी आने वाली संतति, देखो शिवाजी तो आ सकते हैं, लेकिन आपको जिजामाता बनना पड़ेगा। आपके पास रामदास है, समर्थ रामदास भी है, दादा कोंडदेव भी है। भगवान की दया से आपको महाराज अग्रसेन की और सबकी कृपा है, आप बहुत आगे बढ़िए। तो भारत पहले भी समर्थ था, हजारों साल पहले समर्थ था, बीच में कालखंड खराब आ गया, गुलाम हो गए, लेकिन आज भी समर्थ है और कभी स्विच ऑफ नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में भी समर्थ होने वाला है।
हम सब जब मिलके काम करेंगे तो बहुत काम होने वाला है। मैं महिलाओं के इस मंच में, हमारे पास बहुत ऐसे प्रोग्राम है, कभी मौका मिलेगा, कली से कुसुम तक, छोटी लड़की होती तब से लेके मेनोपोज तक, मेनार्की टू मोनोपोज, अलग अलग फेज में इस महिला का बड़ा योगदान है। ये मातृशक्ति है, वो अगर ठीक रहेगी तो दुनिया ठीक रहेगी। बस आपको साधुवाद देते हुए, कभी आपको कुछ पता चला हो, न चला हो, कुछ रह गया हो, तो vedgarva.com पे आप जाके विजिट करके और भी आप दे सकते हैं। कभी एडवाइस लेनी हो तो भी आप कर सकते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे देना चाहिए मैं दे चुका हूँ। अगर ऑर्गेनाइजर के पास मैं विषय रखता हूँ। नाउ आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। तो फिर से आपको धन्यवाद करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद अच्छी डॉक्टर जानकारी साहब। दी आपने। सुनकर बहुत अच्छी सच में एकदम लग रहा था कि बस सुनते जाएं। आपको काफी कुछ हम लोग को सुन करके सीखने को मिला। और अब मैं सब से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग अपने को अनम्यूट करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। शैलेश जी ने हाथ उठाया है। शैलेश जी, डॉक्टर शैलेश जी साहब, हाँ डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे ना ओम, तो ओम के हजारों प्रोनाउंसिएशन हम सुनते आ रहे हैं। कोई बोलता है ऐसे करना चाहिए, कोई बोलता और ऐसे, कोई बोलता ओम। तो थोड़ा सा इस पे भी आप गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब। हाँ शैलेश जी, आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन उसका संबंध रखिए प्रेगनेंसी के साथ, गर्भ संस्कार के साथ। अभी वो जनरल सेंस में मैं जवाब नहीं दूंगा एक, और वो विषय और वो मंच वो नहीं है। मैंने जो रिलेशन बताया अ उ म ओम में तीनों मिला हुआ है। आप अलग अलग बोलिए या एक साथ बोलिए, लेकिन लास्ट में हमिंग होता है। हमिंग जो होता है दैट प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो 50,000 ट्रिलियन सेल को वो डेवलप करता है, और वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो लंग्स को खोलता है। तो ओम का उच्चारण, आप भारत का कोई व्यक्ति ओम कैसे बोलना, हर तरह से बोल सकते हैं। आप यूरोपियन से मत सीखना, वो अमेरिकन से मत सीखना। भारत का कोई भी आदमी कुछ सिखाएगा और ठीक ही सिखाएगा, आप ज्यादा चिंता मत करिए। हाँ, आर्य नितिन जी, आपने हैंड रेज किया है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी हितेश जी, वंदे मातरम। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे आपका एक सपना है कि पूरे भारत में जो संतान आए वो निरोगी और अच्छी आए, तो इस विषय को हम भी पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, तो ये आपसे इस विषय को कैसे सीख सकते हैं? पहले तो हमारा 2 प्रोग्राम है, जैसे ये पब्लिक प्रोग्राम है, तो ऐसे प्रोग्राम आप तो एक तो करिए पहले, तो पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आपको फिर कार्यकर्ता को क्या करना वो बताना है। जैसे आपको देखा, आपने देखा तो आपको लगा कि फैलाना चाहिए, तो एक सबसे ज्यादा काम है पब्लिक अवेयरनेस, दैट यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। वो कहीं भी, ये अभी तो लॉकडाउन है तो हम जैसे इस करते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो करेंगे। दूसरा आपको करना चाहिए, आप कोई वैद्य को, आयुर्वेद के वैद्य को ट्रेनिंग के लिए भेजिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद का वैद्य भी ये नहीं कर रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम। तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स को, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद, जो BMS है, MD है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यू स्पॉन्सर सम आयुर्वेदिक वैद्य, पहले वो करो और उसको आपकी टीम में जोड़ो, क्योंकि वो खुद को जो करना है वो नहीं कर रहा है, वो बेचारा समझ में नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो उसके पास था लेकिन उसको पहुंचाया नहीं गया, उसने समझा नहीं, उसका वो इंटरप्रिटेशन नहीं मिला। तो ये दूसरा काम ये करिए। और तीसरा काम हम करते हैं, ऐसे काउंसिलर्स तैयार करते हैं, जो जिसमें शायद आप हो सकते हैं, मुझे पता नहीं आप डॉक्टर हो के नहीं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता ऐसे प्रोग्राम के लिए या ऐसी व्यवस्था के लिए उसको क्या करना चाहिए, जिसको हम सोशल काउंसलर या हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण। तो 2 प्रकार के प्रशिक्षण प्रोग्राम हमारे हैं। एक है डॉक्टर का प्रोग्राम, जो अभी थोड़े दिनों में शुरू होने वाला है, आपको सबको मैं भेज दूंगा। तो ऐसे कोई वैद्य को आप सिखाइए तो अच्छे ढंग से करेगा, और जब काउंसलर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तब भी आपको बात करेंगे। अदरवाइज तब तक आप ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे अलावा और भी टीम है हमारे पास। तो ये मेरे 3 सुझाव है। जी, निशा के प्लेटफॉर्म से आपको फॉलो करता हूं मैं। अभी हम लोग और भी प्रश्न ले लेंगे। धन्यवाद आर्य नितिन जी। प्रेमा खेमका जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अगर वीडियो ऑन करके क्वेश्चन करना चाहती हैं तो प्लीज कीजिए।
नमस्ते जानी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। मैं अमेरिका से जुड़ी हूँ आपके साथ। मैं एक्चुअली नमस्ते। प्रज्ञा झुंझुनवाला की बहन हूँ। ओह अच्छा, आपसे मैंने ये अमेरिका को बहुत क्वेश्चन गालियां दी है। मैं बीच में, मैंने अमेरिका को बहुत गालियां दी है, तो अमेरिकन को नहीं दी है, और आपको तो बिल्कुल नहीं दी। मैंने तो पर्सनली लिया भी नहीं है। जिसके मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है वही गाली लेता है। बस तो पहले से ही बता दिया, अमेरिका से है तो आपका स्वागत है, बोलिए। जानी जी, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपकी वेबसाइट में क्या स्पेसिफिक मंथ में कब क्या करना है, क्या सुनना है, क्या योगा करना है? मेरे को थोड़ा स्पेसिफिक्स चाहिए। ठीक है, मैं एक तो वेबसाइट आप देखिए, उसमें हमारी कोशिश है, जैसे मैंने अभी 3-4 महीने का तो ऑलरेडी बताया, वो वेबसाइट में उससे ज़्यादा है। और आप हमारी जो डॉक्टर्स है, वैद्य है, डॉक्टर करिश्मा बेन, जो चीफ कंसल्टेंट है इसकी, और बाकी भी पूरे देश में 80 लोग हैं ऐसे। क्योंकि ये बात वेबसाइट से सिर्फ नहीं हो सकती, इतना मेरा आपके सामने है। वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जब करना है तो, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, आप अमेरिका में कौन से स्टेट में है, कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सी एज है, उस प्रेग्नेंट लेडी कितने साल की है, और वो सब देखते हुए उसको, जिसको हम तासीर कहते हैं, ऋतु कहते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा वेरी करता है। लेकिन इन जनरल तो आपको वेबसाइट में भी मिलेगा, और बाकी स्पेसिफिक ये कंसल्टिंग आपको हमारे बहुत से वैद्य है आपको मिल सकते हैं। आप वेबसाइट में जाएंगे तो बाकी सब आपको, FAQ भी बहुत है, उसको भी आप देखना, और बाद में आप कंसल्टिंग वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रेरणा जी। एस जयसवाल लास्ट क्वेश्चन है ये। एस जयसवाल, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। एक सेकंड पहले जी जानी जी, एक सेकंड पहले जानी जी, आप वो नंबर्स शेयर कर दीजिएगा चैट में, जो करिश्मा बहन का आपने बोला था ना, उनका नंबर शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अगर किसी का क्वेश्चन होगा वो चैट में डाल देंगे तो हम लोग उनको बाद में आंसर कर पाएंगे, नंबर और फोन क्वेश्चन। बस लास्ट क्वेश्चन है ये एस जायसवाल का। जी जी, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि जायसवाल है, और मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे डॉक्टर साहब। पहली चीज तो ये कि जो इस समय करंट सिनेरियो है, कोविड का सेकेंड वेव, हम सभी लोग उससे जूझ चुके हैं, और इसमें अगर कोई स्त्री, मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ, अगर मैं सेकेंड चांस में सेकेंड बेबी के लिए प्लान करना चाहूँ, उसमें वैक्सीन आ रही है, नहीं आ रही है, लग रही है, ये सब जो कंफ्यूजन्स है माइंड में, उसको देखते हुए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या स्टेप लेना चाहिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पर्सनली जुड़ना चाहूँ, मैं पुणे में रहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का नेटवर्क लगता है थोड़ा वीक हो गया है, तो जायसवाल जी आ गए डॉक्टर साहब आ गए। ओके, ठीक है, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है। तो देखो, आपने मुझे वो पूछा कि ये कोविड के काल में, कोविड या कोई भी वायरस है, हमने कभी किसी से डर रखना नहीं है। हाँ, एक तो सबके लिए प्रोटोकॉल है, सबकी व्यवस्था है, सबकी विद्या है, तो इसलिए आप एक तो निश्चिंत हो जाइए कि ऐसा कुछ है, समझ गए। दूसरा, अगर ये प्लान करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक डॉक्टर करिश्मा में, जिसका मैंने नंबर अभी आपको डाल दिया है, वो आप सबको आप दे सकते हैं। डॉक्टर करिश्मा नारवाणी, 9824517004। दिख गया किसी को? आप एक कोई टेली कर लीजिए, अगर स्क्रीन पे आ गया, 9824517004। ठीक है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और आप पुणे में रहती है, और तो पुणे में हमारे ऐसे 2-3 लोग इस ट्रेनिंग लेके वैद्य गए हैं, उसके साथ मिलके आप कर सकते हैं। आपको अगर प्लान भी लेना है या कंसल्टिंग भी करवाना तो उससे करवा सकते हैं। हेल्प भी लेनी है, हेल्प देनी है, तो दोनों कर सकते हैं आप। फिर आप पर्सनल करिश्मा से बात करेंगे या मेरे से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ कौन व्यक्ति है। ठीक है, धन्यवाद जायसवाल जी हम लोगों से जुड़ने के लिए। और अनन्या जी, आपका लास्ट क्वेश्चन अब लिया जा रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन आंसर कीजिए। नमस्ते जानी जी। नमस्ते, मैं भी अपने प्रेगनेंसी में ही हूँ। बधाई हो, बधाई हो आपको, बधाई हो। थैंक यू। और अभी छठा महीना है, वो बुद्धि वाला है। आपने उस समय छठे महीने मैं आप जब शेयर कर रहे थे तो मैं 5वें महीने के मिड में हूँ और छठे में जाऊंगी,
तो मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है कि ताकि देख, तो मैं वही पूछना चाहती थी कि अगर आगे का भी मुझे उसी तरह से फॉलो करना है और योगा भी कुछ करना है, मेडिटेशन या योगा या क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे किससे कंसल्ट करना है? ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए हो रहे हैं क्या आपकी तरफ से? अगर तो आप प्लीज हमें प्लीज उसका थोड़ा सा डिटेल्स अगर शेयर कर देंगे तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ, मैंने आपको शेयर कर दिया है। डॉक्टर करिश्मा नारवानी जो हमारी चीफ कंसल्टेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, महिला है, और उसमें अपना जीवन लगा दिया है। मेरी तो स्टूडेंट थी, लेकिन उस पूरा रिसर्च में उसने ये बड़ा काम किया है, और आज वो पूरा वैद्यगढ़ बिहार, हमारा वैद्यगढ़ क्लिनिक और पूरे देश में जाती है। आप बुलाएंगे तो बाद में आएगी भी वो, लेकिन उससे आप बात करके आप कंसल्टिंग लीजिए। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, जितना भी आपको शुक्राचार्य की तरह 10वां महीना भी अगर वो सोच रहा है तो उनके लिए बड़ा पूरा ज्ञान आयुर्वेद में है। आपको सब कंसल्टिंग योग सब देते रहेंगे। अभी तो बस आपको बधाई देते हैं, और आपने अच्छा सुना। ठीक है, जी आपको बहुत बहुत बधाई हो डायनेस ब्लड की तरफ से भी। फोन नंबर मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, अगर कोई देख पा रहा है तो बताइए। हाँ, फोन नंबर चैट बॉक्स में आ गया है। आ गया क्या? ठीक, मेरे को दिखा नहीं। तो फिर से शेयर कर देंगे हम लोग। अब हम लोग आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं विनीता जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर हमारे स्पीकर और गेस्ट का धन्यवाद दें। धन्यवाद लाइनेस प्रेसिडेंट कंचन जी। आज सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। पश्चिम बंगाल का मौसम आज भगवान की दया से ही हम लोगों के लिए ठीक हो पाया और हम लोग ये कार्यक्रम को करने में सफल हो पाए। और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश जानी कई मेडिकल संस्थानों से जुड़े हुए हैं। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद इन्होंने लाइनेस के लिए इतना समय दिया और कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। इसलिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए बस इतना ही कहना है कि अब हमें कर्म ऐसे कर जाना है, अब हमें कर्म ऐसे कर जाना है, गर्भ संस्कार दे हर बच्चे को उन्नत समाज का अंग बनाना है। सम्मानित अतिथियों का इस सेमिनार को अटेंड करना हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। अतिथियों और लाइनेस बहनों का अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए देना और इससे लाभ उठाने के लिए उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। लाइनेस प्रेसिडेंट कंचन जी और उनकी टीम को पाकर हम सभी बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं कि नित्य नए सेमिनार आयोजित कर हमारी जागरूकता को बढ़ा रही हैं। दिल से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अतिथि प्रज्ञा झुनझुनवाला जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से डॉक्टर साहब द्वारा इस सेमिनार को कराने में मदद की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक जगह से आप लोग जुड़े थे, सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद विनीता जी। थैंक यू। विनीता दी नंबर आया नहीं है, अनन्या जी का नंबर मेरे पास है नहीं, मैं कांटेक्ट कर नहीं पाऊंगी इनको, तो आप लोग एक बार नंबर दोबारा चैट बॉक्स में डाल दीजिए मीटिंग एंड करने के। एक मिनट में अनन्या जी का अनन्या जी कहाँ से जुड़ी हैं? अनन्या जी का कि जय जयसवाल का आप एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत जन है ना जिनका नंबर्स मेरे पास भी नहीं है, फिर पता नहीं चल पाएगा। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए कंचन जी। अच्छा, इसका YouTube